करती हूँ। उसके बाद आप मेरे साथ निश्चित ही इस विषय के साथ जुड़ेंगे भी और आप इसको समझेंगे भी कि पारशरी ज्योतिष वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हम क्या समझते हैं और ये क्या है, किस तरीके से इसको देखा जाता है। राइट, तो जब भी हम पारशरी ज्योतिष की बात करते हैं, जब भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं कुंडली की। हम बात कर रहे हैं हमारे जीवन के एक ब्लूप्रिंट की। मैं हूं आचार्य दिव्या और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं इस प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी वेबिनार में। ध्यान दीजिएगा, इस वेबिनार का नाम है प्रेडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी। प्रेडिक्टिव वैदिक का मतलब क्या है? यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा प्रेडिक्शन पे रहेगा, रादर देन जो भी हम सीखते हैं। देखिए, लिटरेचर बहुत है। अगर आप बात करेंगे वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, पारशरी ज्योतिष की, तो मैं आपको बता दूं कि इतना लिटरेचर है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, पूरा जीवन निकाल देंगे, मगर फिर भी प्रिडिक्शन आ जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है। तो आज इस सेशन, इस सत्र का बहुत बड़ा जो है कारण सिर्फ इतना ही है, इसको लाने का कारण सिर्फ इतना ही है कि सिर्फ आप जो है ये ना सोच करके कि जो भी मेरे पास ज्ञान है, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे आप जो है जो आप अलग अलग किताबें, आप फल दीपिका पढ़ रहे हैं, आप अलग अलग किताबों से अलग अलग ज्ञान ले रहे हैं, मगर सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि ये ज्ञान जो है आप इसे कैसे यूज करेंगे, कैसे इस ज्ञान को एक कुंडली पे लगाकर उससे प्रिडिक्शन करेंगे। तो इस प्रोग्राम का पूरा उद्देश्य जो है वो प्रिडिक्शन पे है, रादर देन ओनली लिटरेचर एंड लर्निंग। आई होप ये क्लियर है। तो इस प्रोग्राम का नाम है प्रिडिक्टिव वैदिक एस्ट्रोलॉजी प्रोग्राम, और आज का जो उद्देश्य भी मेरा रहेगा वो कुछ कुछ इससे मिलता हुआ है। आइए मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ कि हम आज क्या करने वाले हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सबसे पावरफुल एस्पेक्ट ही प्रिडिक्शन है, यानी कब क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये सब चीजें हम जानने का प्रयास करते हैं। और इस सेशन में हम बात करेंगे जन्म कुंडली से एक्यूरेट प्रिडिक्शन कैसे निकाले जाते हैं, ग्रह, राशि और दशा, अंतरदशा का रियल रोल क्या है, गोचर ट्रांजिट्स क्या होते हैं, ठीक है, करियर है, मैरिज है, फिनेंस है, हेल्थ है, इसका क्या क्लियर इंडिकेशन होता है, प्रिडिक्शन में कॉमन मिस्टेक्स और उनसे कैसे बचा जाता है, कैसे लोग गलतियां करते हैं और उससे हम बच सकते हैं। ये वेबिनार उन सब के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल प्रेडिक्टिव टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ में खुद भी वो अपनी लाइफ को भी समझ पाएं और दूसरों को भी गाइड कर पाएं। आई होप ये बात सबको क्लियर है। तो मैं फिर अपनी बात को दोहरा रही हूँ, rather देन फोकसिंग ऑन लॉट ऑफ थ्योरी, वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट एवरीथिंग प्रैक्टिकली। कितने लोगों को ये क्लियर है? राइट, मैं आपको बताती हूँ, आई नो पीपल लर्निंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ इयर्स। मैं ऐसे ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जब भी मैं उनसे बात करती हूँ वो कहते हैं कि प्रिडिक्शन नहीं हो पाता है। पढ़ते बहुत है हम लोग, ठीक है। और इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ, और अगर आप ज्ञान देखेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ज्ञान का संगम है उनके पास। जब वो बताना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है अद्भुत है ये, मगर जब चार्ट आ जाता है तो उन्हें नहीं समझ आता है कि कहाँ से शुरू करना है, क्या पढ़ना है। मैं एक चीज सबसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ कितने लोग जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं, कितने लोगों को इसका ज्ञान है पहले से? अ क्विक आंसर, कितने लोगों को पारशरी ज्योतिष का ज्ञान है? किसी को भी नहीं है? एक दो लोग हैं जिनको है। तो जिनको नहीं है, आपके लिए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप इसे शून्य से सीखेंगे। और मेरी तो आदत वैसे ही बहुत खराब है कि जब तक मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप तक नहीं पहुंचा दूंगी, तब तक मुझे लगता है मुझे खाना हजम नहीं होता है। तो मेरी तो एक हैबिट हो गई है ये। और हालांकि ये चीज मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हम जब तक सीखते हैं ना, सीखने में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें हर चीज समझ आनी चाहिए। राइट। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जिसे लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीके से देखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है एस्ट्रोलॉजी का। आपको मैं सच में बता दूं, इट इज द मोस्ट ब्यूटिफुल फॉर्म, मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म, सबसे सुंदर, सबसे आसान तो मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि इसमें डेडिकेशन चाहिए। कौन करता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी? आपको मैं बताती हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी कौन लोग पढ़ते हैं। जिनको जो है ना इन मिस्ट्रीज में बड़ा इंटरेस्ट है, जिनको डिकोड करना होता है, पहली चीज। और कौन पढ़ते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी? जिनको हमेशा पढ़ना अच्छा लगता है। और आपको मैं सच बात बता दूं, पारशी ज्योतिष एक ऐसी ज्योतिष की विद्या है, ज्योति है। ज्योतिष मीन्स ज्योति, ज्योति मीन्स रोशनी देना। तो पारशरी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा फॉर्म है जो इससे जुड़ जाता है ना,
उसे इतना आनंद आता है कि वो बहुत पढ़ता है। वो सीखने का जो उसका प्रयास है, जो उसकी इच्छा है, वो हर बार सिर्फ बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है और सिर्फ बढ़ती है। तो ये आपको निर्णय करना है कि क्या रील्स देखकर हमेशा ये सुनना है कि इस राशि का ये होने वाला है, या फिर हमें ये समझना है कि हमारा भविष्य क्या है। क्योंकि कभी भी जनरलाइज रीडिंग हर किसी की कुंडली पर नहीं जाती है। एम आई राइट और रॉन्ग? सबने इस चीज को महसूस किया है कि जनरलाइज रीडिंग हर किसी के चार्ट पर एप्लीकेबल नहीं होगी। और इसीलिए एक बहुत बड़ा कारण है कि जब मैं रील्स बनाती हूँ, हमारी जो कंपनी है वो मुझे स्क्रिप्ट भी देती है, तो मैं उसमें कभी भी आप कभी भी देख लीजिएगा, मैं रेमेडी नहीं बताती हूँ। उसका कारण है, जब हर किसी का भविष्य एक सा नहीं हो सकता है, जब हर किसी की परिस्थिति एक सी नहीं हो सकती है, तो हर किसी की रेमेडी भी एक सी नहीं हो सकती है। ठीक बात है या गलत है? तो इससे हम अपने लिए भी सीखते हैं, और इससे सीख कर आप दूसरों को ऐसी गाइडेंस देते हैं कि आप बोलेंगे और सामने वाला हाँ ही करेगा, ना नहीं कर सकता। क्योंकि सब कुछ आपके सामने है, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। आपको सिर्फ कुंडली देखकर उसको बयां करना है। आई होप ये क्लियर है सभी को। मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने आज से 10 साल पहले अपनी जीवन में संघर्ष करते करते पारशरी ज्योतिष से मेरा जो है मैंने अपनी ऑकल्ट की जर्नी वहीं से शुरू करी थी। जहां पर मेरे गुरुजी को तो बहुत अनुभव है, उनका तो अनुभव की व्याख्या करना भी बहुत ही गलत होगा। तो वो तो जब आज भी मैं जब भी उनसे हमारी चर्चा चल रही होती है या मैं उनसे कुछ सीख रही होती हूँ, तो इतनी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं। और उनकी एक बड़ी सुंदर सी बात मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे लगता है हर हर मेंटोर में होनी चाहिए। वो कभी ये नहीं कहते कि दिव्या तुम ये बोल रही हो तो ये गलत है। वो हमेशा कहते हैं इसमें ये और ऐड कर लो और अच्छा हो जाएगा, और सुंदर हो जाएगी प्रिडिक्शन। तो उन्होंने जो प्रोत्साहन मुझे दिया है, जो चीजें मैंने उनसे प्राप्त करी हैं, आज मैं आज सिर्फ वही आपके साथ साझा करूंगी। बस इतना आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इसमें सहयोग दीजिएगा। जहां आपसे मैं सवाल पूछूं, बताइएगा कि आपको समझ आ रहा है, क्योंकि आपका समझना मेरे बताने से कई गुना ज्यादा जरूरी। मैं तो बताकर मैं आई कैन नॉट डू दिस कि एक लेक्चर दिया और मैं चली गई, वो करूंगी तो फिर मैं पढ़ा नहीं सकती हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि आप वेबिनार में भी हैं, और वेबिनार का एक फोकस होता है, मैं आपको ये भी बता देती हूँ। हम बहुत कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं, मगर जितना पढ़ेंगे वो 100% हम तक पहुंचना चाहिए। आई होप ये क्लियर है। आज जो है जितना भी हम तक पहुंचे वो सही तरीके से पहुंचना चाहिए, ये हमारे लिए आवश्यक है। आई होप दैट इज क्लियर। तो मैं फिर से सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, कैमरास को कर लें ऑन, और अगर आपके पास एस्ट्रो सेज, एस्ट्रोटॉक कोई भी एप्लीकेशन आपके फोन में है, एक कुंडली निकाल लें। अपने घर में किसी व्यक्ति की अपनी निकाल सकते हैं, किसी की भी निकाल के रखें। ठीक है? उससे आपको और आनंद आएगा। जो भी मैं बताऊंगी आप अपने घर अपने चार्ट्स पे लगा के ये देख पाएंगे कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास चार्ट होना चाहिए ये समझने के लिए कि जो ये बता रही है वो मैं लगा भी पा रहा हूँ, नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है? बाउंस नहीं जाना चाहिए। वो कैसे समझ आएगा? व्हेन यू विल हैव योर ओन चार्ट। आपके पास एक कोई भी एक कुंडली रख लीजिए, किसी की भी रख लीजिए, यू कैन यूज एनी चार्ट। आप कोई भी एक कुंडली रखिए, और उस कुंडली में आप जो है अपने उसमें आप मेरे साथ साथ उसको खोलिए, समझिए। आपको बहुत आनंद आएगा और आप समझ पाएंगे कि जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो आप उसको लगा पा रहे हैं या नहीं। राइट? तो आइए मैं अब आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी। बहुत सिंपल शब्दों में आपको बताने का प्रयास करूंगी कुंडली क्या है। ठीक है? कुंडली बेसिकली हमारे जीवन का एक ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट समझते हैं ना? एक व्यक्ति इस दुनिया में क्या लेकर आया है और उसका जीवन कैसा होगा, ये सब एक कुंडली बताती है। ठीक है? ये ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि एक बच्चा जब पैदा होता है उसकी कुंडली जब दिखाई जाती है, उसको देखते ही बता दिया जाता है कि इसके जीवन में इसका कल कैसा है। ठीक है? लोग बता देते हैं, और जितने अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स होंगे वो बहुत इजीली इन सब चीजों को बता पाते हैं कि व्यक्ति के आगे उसके जीवन में क्या होने वाला है। तो जैसे ज्योतिष को बोला जाता है, ज्योतिष इज बेसिकली ज्योति, किसी के भी जीवन में ज्योति जलाना, किसी के भी जीवन में उसको राह दिखाना, ये ज्योतिष है। ठीक है? तो ज्योतिष का आज जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो बहुत सिंपल है, और हर पार्ट में हम प्रिडिक्शन सीखने वाले हैं। विद एवरी स्टेप वी लर्न प्रिडिक्शन। ऐसी प्रिडिक्शन जो बहुत कॉन्क्रीट है, ऐसी प्रिडिक्शन जो बिल्कुल परफेक्ट है। ऐसी देखिए, परफेक्ट तो यहाँ पर हालांकि इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बात भी हम सब जानते हैं। मगर फिर भी मैं आपसे ये बात कहने में मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये ऐसी प्रिडिक्शंस हैं कि जब आप करोगे तो आदमी कहेगा कि हाँ ऐसा है। उसका कारण हम नहीं है, उसका कारण भी विद्या हमारी मदद करती है। एक एस्ट्रोलॉजर की हेल्प जो है वो खुद
स्वयं परमात्मा करते हैं, ग्रह खुद करते हैं, तब वो कुछ कहता है। मेरे गुरुजी यहाँ एक लाइन कहते हैं, आपको मैं बताती हूँ कि वो ये हमेशा बताते हैं, कहते हैं दिव्या, किसी के पास किसी की कुंडली आना ये भी एक सौभाग्य की बात होती है। ये भी एक भाग्य डिसाइड करता है कि हम उस व्यक्ति को गाइड करेंगे, नहीं तो लोग खाली बैठे रहते हैं, उन पे काम नहीं आता। तो ये भी भाग्य लेकर आता है कि किसका भाग्य किसके साथ जुड़ा है, किसने किसको गाइड करना है, तो इसका बड़ा सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दिस, राइट? क्या मेरी आवाज साफ नहीं आ रही है? प्लीज लेट मी नो। वॉइस इज क्लियर? परफेक्ट। ठीक है। अंशु जी, फिर आप। आई होप आवाज बिल्कुल क्लियर है। यस। परफेक्ट। सो यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो ओरिजिन है वो वेदों से माना जाता है। इसका डायरेक्ट रेफरेंस मिलता है वेदांग ज्योतिष में, जो टाइम, मुहूर्त और यज्ञ की लिए जो पोजीशन बताते हैं बेसिकली, है ना। उस समय एस्ट्रोलॉजी का यूज जो किस लिए होता था, रिचुअल्स को सही टाइम से करने के लिए, सीजन्स और एग्रीकल्चर को समझने के लिए, और राज्यों का डिसीजन लेने के लिए। फिर ऋषि परंपरा शुरू हुई जो कि 1500 से 500 जो है बीसी में शुरू हुई। इस फेज में ऋषि ने जो एस्ट्रोलॉजी को और डेवलप किया, जिसमें हम समझ पाए जन्म कुंडली का कॉन्सेप्ट, राइट। उसके अलावा हमारी 12 राशियां, 27 नक्षत्र, 9 ग्रह, जिसको हम नव ग्रह कहते हैं, यहीं से एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन बेस्ड साइंस बनी। इसके बाद जो क्लासिकल पीरियड हुआ, जिसको हम बोलते हैं 500 बीसीई से लेकर 500 सीई तक, इस दौर में एस्ट्रोलॉजी को ग्रंथों का निर्माण हुआ, जैसे बृहद पाराशर होरा शास्त्र, ठीक है, फल दीपिका, इस तरीके की बहुत सुंदर सुंदर ग्रंथ जो है हमें प्राप्त हुए। यहाँ से हमें मिला दशा अंतरदशा का सिस्टम, यहाँ से मिला ग्रह योग और दोष, लाइव इवेंट्स का प्रिडिक्शन। फिर हमारा एक ऐसा समय आया जिसे हम मिडिवल पीरियड कहते हैं। इस समय में एस्ट्रोलॉजी रॉयल कोर्ट्स का हिस्सा बनी। जो राजा थे वो डिसीजन लेते थे वॉर्स का, एस्ट्रोलॉजी से कैसे उनको आगे अपना सारा एक फॉर्मेट बनाना है। अगर आपको ध्यान होगा तो जब हम महाभारत में भी बात करते हैं तो ये बात कही गई थी कि महाभारत के युद्ध में क्या होना है इसका भी प्रिडिक्शन हुआ था एक समय पर। तो तब ये लग रहा था कि जो है पांडव हार जाएंगे और कौरव जीत जाएंगे, ये प्रिडिक्शन हुआ था। उसके बाद जब समय आया जहां पर उनकी जो सेना है वो कम होती चली गई, तो फिर भगवान श्री फिर उसके बाद वहां पर ये वापस जो ज्योतिष थे उनको बुलाया गया, तो उन्होंने कहा कि पांडवों के पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण है जो ग्रहों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये कोई आज की विद्या नहीं है, बहुत प्राचीन विद्या है। तो मुहूर्त और गोचर का पीक पर आना, उसके हिसाब से चीजों को डिसाइड करना, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। अब हम आ गए मॉडर्न एरा में। मॉडर्न एरा में आज का जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, आज जो पारशरी ज्योतिष को हम देखते हैं, ये सॉफ्टवेयर और कैलकुलेशन से एक्यूरेट है, प्योर प्रिडिक्टिव है, साइकोलॉजिकल एनालिसिस दोनों के लिए यूज हो रही है। मतलब हम प्रिडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं और साइकोलॉजिकल एनालिसिस के लिए भी यूज करते हैं। और अगर आप आज का सिस्टम देखेंगे तो वी हैव एप्लीकेशंस लाइक एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, हम जो अभी बात कर रहे थे, हमारे पास सिंपल एप्लीकेशंस हैं जहां से हम अपने चार्ट्स खोल सकते हैं और हम प्रिडिक्शंस के विषय में आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आप चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हम लोग दो तरीके से कुंडली को देखते हैं, एक होता है कुंडली बनाना, तो हम इसमें कुंडली बनाना नहीं सीख रहे हैं। हम इसमें कुछ भी क्योंकि कई बार मैं देखती थी कि पीपल टॉक एंड से कि मैथ्स बहुत अच्छा होना चाहिए अगर आप एस्ट्रोलॉजी करते हो, पारशी ज्योतिष करते हो। उसका कारण था, मैथ्स इसलिए कहते थे स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि जब आप कुंडली का निर्माण करते हो ना, जब आप कुंडली बनाते हो तो बहुत माइन्यूट कैलकुलेशंस होती हैं। बट अब ऐसा नहीं है। अब आपको चार्ट्स बने हुए आप आराम से सॉफ्टवेयर से ले सकते हो। अब हमारा कार्य है उनको पढ़ना। आई होप ये क्लियर है सबको। सो हमारा फोकस उसको बनाने में नहीं हो करके हमारा फोकस उसको पढ़ने में है।
I hope that makes sense to everyone, right? We are not going to make it, we are going to read it. There is a difference between both the things. दोनों चीजों में बहुत अंतर है, प्लीज इसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो. तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिर्फ बिलीफ नहीं है, टाइम, कर्मा, ग्रह प्रिडिक्शन का साइंस है. इसको हमें समझना है. हजारों सालों से टेस्टेड और रिफाइंड नॉलेज सिस्टम है. इसलिए आज भी जब भी बात होती है एक्यूरेट टाइमिंग और लाइफ इवेंट्स की, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी सबसे ज्यादा रिलायबल मानी जाती है. और ये बात शायद आप लोग भी जानते हो. कितने लोगों ने कभी कुंडली एनालिसिस कराया है? कराया है सबने? यस. परफेक्ट. तो जितने लोगों ने कुंडली एनालिसिस कराया है उनको निश्चित इस विषय में पता है कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है. और आपको मैं सच बात बताती हूँ कि अगर मैं सही बात आपको बोलूं, तो हम लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढते हुए ही वो पारस्परिक ज्योतिष में एंटर होते हैं. या फिर जब बच्चा एक पैदा होता है तो उसके लिए हमें आगे क्या करना है, कैसे उसके जीवन को दिशा देनी है, ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में होते हैं जिसका आंसर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में होता है. तो आई नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम नाउ. और मैं आइए आपको सबसे पहले टेवा दिखाती हूँ, एक ब्लैंक चार्ट कैसा होता है, और फिर आपको एक एक करके उसके घर समझाते हैं. जैसे मैंने कहा, आज मेरा मन ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में ना ले जा करके, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं देना चाहती जहाँ आप सिर्फ पढ़ें. मैं चाहती हूँ कि जो भी चीज़ आप तक पहुँचे वो आप समझें और अपने चार्ट में लगा कर देखें. राइट? तो आइए मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, और अब मैं आपको लेकर जाऊंगी एक, आपको मैं, आई जस्ट शो यू अ टेवा. मैं आपको ग्रह समझाऊंगी, राशियां समझाऊंगी, और फिर आप इसको लगा करके देखिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा. मेरा विषय सिर्फ इतना है. देखिए, लोग पारस्परिक ज्योतिष से डरते बहुत है, ठीक है, जो मैंने देखा अपनी लाइफ में. अब मुझे, मेरा मन हमेशा एक चीज कहता है कि इससे डरना नहीं है, इसको सीखना है. तो एक मुहिम मैं सुन रही थी, किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने इस मुहिम को चलाया था कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए. और मैं सच बात बताऊं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अगर हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर हो ना, तो व्यक्ति मिसगाइड नहीं होता कभी. उसे किसी और के पास जाना नहीं पड़ेगा. एटलीस्ट बेसिक इतना नॉलेज हमारे पास है कि हम अपने सही गलत निर्णय खुद ले सकते हैं. राइट? हमें पता है कि हम कौन सा निर्णय गलत कर रहे हैं और कैसे हमें उसको सही करना चाहिए. तो सबने ये देखा है, ये चार्ट सबने देखा है कुंडली में? यस, देखा है. मेरे को आप लोगों के फेसेस देख रही हूँ और आप हाँ कहेंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगी. राइट? दिस इज कॉल्ड अ ब्लैंक चार्ट. इसको हम ब्लैंक चार्ट बोलते हैं. ये नॉर्थ इंडियन सिस्टम में ये चार्ट ऐसे बनता है, ठीक है. हम साउथ इंडियन सिस्टम में ये चार्ट दूसरे तरीके से बनता है. मगर दिस इज व्हाट वील बी लर्निंग टुडे. हम आज इसी चार्ट से पढ़ना शुरू करेंगे. अगर आप ध्यान देंगे तो इस चार्ट में 12 घर होते हैं, ठीक है. एज आई टोल्ड यू, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिकल कराऊंगी. वील बी डूइंग प्रेडिक्टिव. तो आप प्रेडिक्टिव करिए मेरे साथ, फिर आनंद उठाएंगे, आप ही से जवाब लेंगे और आप ही मुझे बताएंगे, ठीक है. तो ये 12 घरों को आज हम समझेंगे. ये जो कुंडली होती है ना, दिस इज अ चार्ट. ये जो चार्ट है इसके ये 12 घर हैं, ठीक है. अगर आप काउंट करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं. ओके? इनका जो मूवमेंट रहता है वो क्लॉकवाइज ना होकर के एंटी क्लॉकवाइज रहता है. इट गोज लाइक दिस. क्लियर है? यस. तो आइए, अब मुझे इन्हें नंबरिंग करना है, ठीक है. तो नंबरिंग में कैसे करूंगी? एंटी क्लॉकवाइज करूंगी. तो ये घर होता है हमारा पहला घर. दिस इज द सेकेंड हाउस. ये तीसरा. दिस इज फोर्थ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. आई होप ये क्लियर है सभी को. एक इसे बोला जाता है टेवा, ब्लैंक चार्ट, जिसमें 12 घर होते हैं. कितने घर होते हैं? 12. अब इन 12 घरों की व्याख्या समझेंगे. वील जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ वील सी दीज 12 हाउसेस. इन 12 घरों को समझेंगे. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके पास एक प्लॉट है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है. लेट्स से एक लैंड है, उसकी प्लॉटिंग हो रही है, ठीक है. ध्यान से सुनिएगा, सारा कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है. एक लैंड है और उसकी हम प्लॉटिंग कर रहे हैं. कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है कि लैंड है, उसकी प्लॉटिंग हो रही है. अब यहाँ इस लैंड के साथ क्या हुआ? हर, जैसे प्लॉटिंग में क्या होता है,
जब प्लॉट बनते हैं तो फिर वो कहते हैं ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, ये प्लॉट नंबर 3 है, ये प्लॉट नंबर 4 है, ये प्लॉट नंबर 5 है, ये प्लॉट नंबर 6 है। ऐसे ही होता है, यस और नो? यस, वो फिक्स्ड होते हैं ना, दे आर फिक्स्ड। हाँ या ना तो बताइए, प्लॉट नंबर फिक्स हो गया ना। ठीक है, कैसे आर्किटेक्ट जो भी उसको डिजाइन कर रहा है उसने इसको फिक्स कर दिया कि ये, हाँ, ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, तो ये फिक्स है। ये 12 घर फिक्स है। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? जब भी पहले घर की बात होगी तो जहां 1 नंबर लिखा है वो पहला घर है। जब भी 5वें घर की बात होगी, जहां 5 नंबर लिखा है वो 5वां घर है। जब भी 7वें घर की बात होगी, जहां पर 7 नंबर लिखा है वो 7वां घर है। जब भी 9वें घर की बात होगी, जहां 9 लिखा है वो 9वां है। जब भी 11वें घर की बात होगी, जहां 11 लिखा है वो 11 है। क्लियर हो गया ये? अब बताइए, ये जो 12 प्लॉट थे, अब इसके साथ क्या किया गया? अब ये 12 प्लॉट जो है 12 लोगों को बेच दिए गए। ऐसे ही तो होता है, जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है फिर उसका घर हो जाता है वो। ऐसे ही होता है ना। अब अपनी अपनी कुंडलियां उठाइए और मुझे बताइए, क्या पहले घर में सबके एक ही नंबर लिखा है? ध्यान से देखिएगा, पहला घर पता चल गया ना, कौन सा है पहला घर? पता है सबको? बताइए, पहले घर में क्या सबके एक ही नंबर लिखा है? नहीं लिखा है ना। यही इंटरेस्टिंग बात है। पहला घर जो होता है वो हमारा लगन होता है। हम खुद कैसे दिखते हैं, हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारा कैरेक्टर कैसा है, ये हमारा पहला घर है। ठीक है। पहले घर में सबके अलग अलग नंबर है, क्यों? क्योंकि हर किसी का लगन अलग है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? हम पहले घर को एड्रेस कैसे करते हैं? प्लॉट नंबर 1। मगर रहती तो वहां उर्वशी मैडम है, तो उनका हो गया ना वो। ठीक बात है या नहीं है? ऐसे ही प्लॉट नंबर 2 मान लीजिए नीरा जी का है, तो वो उनका हो गया। तो ये एक समझने का तरीका है। तो दीज हाउसेस आर फिक्स्ड, ये 12 घर फिक्स हैं, इनको बुलाया ऐसे ही जाएगा, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर। मगर इसमें आपकी कुंडली में इस घर में अलग अलग नंबर्स होंगे। जरूरी नहीं है ये 1 से 12 तक हो। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? अंडरस्टूड? यस और नो? दिस इज अ यस एंड दिस इज अ नो। एंड मैं बहुत खराब टीचर हूं, मैं इस मामले में आपको बता दूं, जब तक आप मुझे हाँ ना बोलोगे नहीं, मैं यहीं बैठी हूँ। और मेरी ना ये प्रॉब्लम है, ये आप इसे कैसे भी कह सकते हो, बिकॉज आई फील इनकम्प्लीट। मुझे लगता है कि ये गड़बड़ हो रही है कहीं, ये डिलीवरी और सिंपल करनी चाहिए, फिर मुझे और आसानी से समझाने का प्रयास करना चाहिए। क्लियर हो गया? तो कहने का मतलब ये है कि आपकी जो चार्ट है ना उसमें ये नंबरिंग अलग अलग है, मगर हर घर की विशेषता डिफाइन हो चुकी है, हर प्लॉट की विशेषता डिफाइन हो चुकी है। जैसे कि आइए अब इसे दूसरी तरीके से समझते हैं। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनना था। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जब एक आर्किटेक्ट ने उसको डिजाइन किया, तो उसने डिजाइन किया कि जहां पर प्लॉट नंबर 1 है वहां पर पार्किंग बनाएंगे, जहां पर प्लॉट नंबर 2 है वहां पर शॉप्स बनेंगी, जहां प्लॉट नंबर 3 है वहां पर रेस्टोरेंट्स बनेंगे, जहां पर प्लॉट नंबर 4 है वहां पर रेस्ट रूम बनेगा। तो ये मैं सिर्फ एक सिस्टम बता रही हूँ आपको क्या हुआ। आई होप ये क्लियर है आपको। यस। तो कहने का मतलब ये है, इसी तरीके से ये 12 घर हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं ये फिक्स है। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? ठीक है। वॉट वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ दीज 12 हाउसेज इज फिक्स्ड। आइए जानते हैं ये 12 घर हमें क्या देते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़े काम की चीज है। पहला घर जहां पर 1 लिखा है, ये मैं हूं, दिस इज मी। जस्ट अ सेकेंड। जहां पर 1 लिखा है ये मैं हूं, राइट? पहला घर कौन है? पहला घर मैं स्वयं, मैं खुद हूं। मैं मतलब मेरी पर्सनालिटी। ठीक है। मैं कैसा दिखता हूं, मेरे बाल कैसे होंगे। ठीक है। पतले होंगे, मोटे होंगे, हम तो कहते हैं बताओ ऐसा हूं मैं। ये लिखा हुआ है, इट इज देयर इन योर फर्स्ट हाउस, फाइंड इट आउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। तो फर्स्ट हाउस विल टेल हु यू आर, आप कैसे हो। एक व्यक्ति की कुंडली देखकर, पहला घर देखकर आप ये फाइंड आउट कर सकते हो ये व्यक्ति कैसा है, कैसा दिखता होगा। जैसे सबको पता है शुक्र क्या है, व्हाट इज वीनस? ब्यूटी। वीनस इज ब्यूटी, वीनस इज लग्जरी। किसी के पहले घर में वीनस है तो इसका मतलब वो व्यक्ति कैसा होगा? देखने में आकर्षित होगा।
लग्जरी पसंद करता होगा, ऐसे करके हम उसको समझ रहे हैं। अभी मैं आगे आपको समझाती जाऊंगी, आपको बहुत आनंद आएगा। क्लियर हो गया? पहला घर क्या है? पहला घर मैं हूं। कितने लोगों को क्लियर हुआ? यस। अब आता है दूसरा घर। दूसरा घर है मेरा कुटुंब, मेरा परिवार। पहले एक व्यक्ति इस दुनिया में आता है और आने के बाद उसको क्या मिलता है? उसका परिवार मिलता है। परिवार के साथ उसको क्या मिलता है? उसको क्या, किस चीज की व्यवस्था होती है? उसका जबान, उसका खाना पीना। तो किस तरीके का खाना कोई पसंद करता है? मीठा, खट्टा। ठीक है, ये हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। सेकंड हाउस और क्या बताता है? वेल्थ एक्यूमुलेशन। हमारा जो जो हम सेविंग्स करते हैं ना, ये हमें कहां से पता चलती है? ये हमें सेकंड हाउस से पता चलती है। आई होप ये क्लियर है सभी को। अब बताइए, कौन कितनी सेविंग कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कहां से पता चल रहा है? सेकेंड हाउस से। आप ना जनरली किसी से बोलते हो ना, कुंडली देखते हो, उसका देखते हो सेकेंड हाउस बड़ा खराब है, आप कहते हो आप पैसा नहीं जोड़ पाते हो। अरे हाँ जी सर, क्या बताएं, बिल्कुल पैसा बचता ही नहीं है। यहाँ प्लान करता हूँ, वहां निकल जाता है। इसका कारण ये वाला घर है। आप देखिए, कुछ नहीं किया है, सिर्फ कुंडली देख के बोला है कि आपका सेकेंड हाउस गड़बड़ है, पैसा नहीं जुड़ रहा है। सेकेंड हाउस गड़बड़ है तो अपने कुटुंब में बनती नहीं है। घर में डिस्प्यूट्स, प्रॉब्लम्स रहती हैं। आई होप ये क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप इसको? कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? अब बताइए, डिफिकल्ट लग रहा है, इजी? इज इट डिफिकल्ट और इजी? गलत बोल दिया, इज इट इजी और डिफिकल्ट? इजी, परफेक्ट। नाउ कमिंग टू द थर्ड हाउस। तीसरा घर। कौन सा है तीसरा घर? दिस इज द थर्ड हाउस। ये तीसरा घर है हमारा। तीसरा घर हमें क्या बताता है? छोटे भाई बहन। हमारे छोटे भाई बहन कैसे होंगे? तीसरा घर क्या बताता है? हमारी यात्राएं, छोटी मोटी यात्राएं जो हम करते हैं ना, शॉर्ट ट्रैवल। तीसरा घर हमें क्या बताता है? हमारा कम्युनिकेशन, वर्बल एंड रिटन। जो लोग बहुत मधुर बोलते हैं, बहुत सुंदर बोलते हैं, तीसरा भाव चेक कीजिए, निश्चित बहुत अच्छा होगा। और जिनकी वाणी बड़ी तीखी होती है ना, सेकंड हाउस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। मंगल बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, डोमिनेटिंग होगा व्यक्ति, है ना। तीसरा भाव क्या है? तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन है, हम कैसा बोलते हैं। और तीसरा भाव है हमारे पराक्रम का। पराक्रम मतलब हमारे अंदर कितनी हिम्मत है, हम कितना एफर्ट डालते हैं। कितने लोगों को क्लियर हो रहा है ये? अब बताइए, व्यक्ति आलसी है कैसे पता चलेगा? थर्ड हाउस देख लीजिए, फर्स्ट हाउस देख लीजिए, आपको अंदाजा लग जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ हाउस, सुख भाव। चौथा घर है सुख भाव। सेकंड हाउस था धन भाव, धन का संचय बताता है। फोर्थ हाउस है सुख भाव। सुख भाव का मतलब क्या है? सुख किससे होता है? हमारे घर से, घर के वातावरण से। हमारे घर का वातावरण कैसा होगा? लग्जरीज, हमारे घर में सुख सुविधाएं कैसी होंगी? गाड़ी, घर, ये सब फोर्थ हाउस बताता है। राइट? आई होप ये इजी है समझने में। इजी है ना? और अगर संभव होगा तो आपके ग्रुप में आई सेंड यू नो सम नोट्स ऑल्सो, कि आप उसको एक बार गो थ्रू भी कर लेना। हालांकि मेरे को ऐसा लगता है नोट से कई गुना ज्यादा बेहतर होता है जो हम पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो फोर्थ हाउस इसी सुख भाव। सुख भाव क्या बता रहा है? हमारे पास जितने भी एसेट्स हैं, ठीक है, हम, हमारे घर, हमारी गाड़ी, हमारे घर की लग्जरी, हमारे घर का एनवायरमेंट, ये सब हमारा फोर्थ हाउस है। अंडरस्टूड? कमिंग टू द फिफ्थ हाउस। पंचम घर क्या है? हमारे बच्चे। हमारे बच्चे कैसे होंगे? पंचम भाव बताएगा। पंचम भाव क्या बताता है? फिफ्थ हाउस हमें बताता है हमारी पढ़ाई, एजुकेशन। हमारी जो बेसिक एजुकेशन है वो कैसी होगी? फिफ्थ हाउस बताएगा। जितने लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ट्रेडिंग करते हैं लोग, फिफ्थ हाउस। पास्ट लाइफ से हम क्या लेकर आए हैं, पंचम भाव बताता है। हमारे लाइफ में जो रोमांस है, जो लोगों का आना, ये जो अफेयर्स हैं, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। अंडरस्टूड? सो अब आप ये भी आइडेंटिफाई कर, ये भी पता कर सकते हो कि अरे भाई, ये व्यक्ति जो है वो क्या बोल रहा है, वो सच है, या कुंडली जो बता रही है वो सच है। ठीक है, क्लियर है? फिफ्थ हाउस से क्लियर हो गया सबको? कमिंग टू द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ ऋण, रिपु एंड शत्रु। ऋण मतलब कर्जा, ठीक है, लिटिगेशन सिक्स हाउस से पता चलता है। कोर्ट केस फिफ्थ हाउस, सिक्स हाउस से पता चलते हैं। हमारे एनिमी सिक्स हाउस से हमें पता चलते हैं।
अंडरस्टूड? सिक्स हाउस से हमारे दिनचर्या हमें पता चलती है, सिक्स हाउस से हमारा पब्लिक डोमेन हमें पता चलता है, नौकरी पता चलती है। अंडरस्टूड? तो सिक्स हाउस हमें क्या क्या बता रही है? सिक्स हाउस हमें बता रही है, सिक्स हाउस हमें ये बताता है कि हमारी नौकरी कैसी रहेगी। हम सिक्स हाउस से हमें ये पता चलता है शत्रुओं के ऊपर हम हावी हैं या वो हम पर हावी हैं। तो सिक्स हाउस से हमें ये पता चलता है कि कोर्ट कचहरी के मामले हमारे सुलझेंगे या नहीं सुलझेंगे, लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब सिक्स हाउस हमारे को बता देता है। क्लियर है ये? यस। अब लोन मिलेगा तो चुकेगा नहीं चुकेगा, ये भी छठा भाव बता रहा है। ठीक है। कमिंग टू दी सेवेंथ हाउस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस, मैरिज। स्पाउस कैसा व्यक्ति होगा, शादीशुदा जीवन कैसा है। ठीक है, अच्छा है, खराब है, स्ट्रगल है, सेवेंथ हाउस देखिए, आराम से बताइए, आंखें निश्चित देख करके बोल दीजिए सामने वाले को कि ऐसा चल रहा है। वो आपको खुद बता देगा उसके जीवन में ऐसा चल रहा है या नहीं। सेवेंथ हाउस बताएगा बिजनेस पार्टनरशिप्स, जैसे हमारी रिलेशंस होते हैं स्पाउस के साथ, वो बिजनेस पार्टनरशिप्स को भी बताता है। यहाँ पर खराब ग्रह बैठ जाए, मेलेफिक, खराब तो ग्रह कोई भी नहीं होता, मेलेफिक ग्रह बैठ जाए तो आप समझ जाइए बिजनेस पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि सपोर्ट नहीं है। अंडरस्टूड? तो आगे जाके धोखा मिलने का, प्रॉब्लम्स आने का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। आई होप दैट साउंड्स ओके, समझ पा रहे हैं आप इसको? तो सिक्स हाउस, सॉरी सेवेंथ हाउस हमारी बिजनेस पार्टनरशिप्स, हमारा बिजनेस को भी बताएगा। सेवेंथ हाउस हमारे स्पाउस को बताएगा, मैरिड लाइफ को बताएगा। क्लियर है? इसके बाद आता है एट्थ हाउस, द मोस्ट डिफिकल्ट हाउस ऑफ अ चार्ट। स्ट्रगल्स कितनी आएंगी, लॉन्जिविटी। ठीक है। एट्थ हाउस आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बताता है, आपकी ससुराल कैसी होगी ये बताएगा। ओके। एट्थ हाउस से हमें ये भी पता चलता है कि इनहेरिटेंस से हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है। हमारे जीवन में लंबी बीमारियां, एट्थ हाउस बताता है। और एक छोटी बीमारियां कहाँ से पता चलती हैं? सिक्स हाउस से। सिक्स हाउस से डिजीज बीमारियां पता चलती हैं, और एट्थ हाउस से लंबी बीमारियां पता चलती हैं, क्रोनिक इलनेसेस। राइट। रिप्रोडक्टिव इश्यूज जो हैं वो भी हम एट्थ हाउस से देखते हैं, सेवन से भी देखते हैं। सेवेंथ एंड एट्थ आर इन्वॉल्व इन दिस ऑल्सो। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबको। ठीक है। कमिंग टू द नाइन्थ हाउस, नवा घर हमारे गुरु का घर है, हमें कैसे गुरु मिलेंगे। ठीक है, हमारा अध्यात्म कैसा होगा, स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे होंगे, नाइन्थ हाउस। हमारी हायर स्टडीज कैसी होंगी, नाइन्थ हाउस। ठीक है। लंबी यात्राएं, विदेश यात्राएं, लंबी यात्राएं, नाइन्थ हाउस। हमारे पिता के बारे में भी हम नाइन्थ हाउस से जानते हैं, क्योंकि पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। माता जी के बारे में फोर्थ हाउस से, क्योंकि घर का सुख माँ से बनता है। एक बच्चा घर में पहुंचते ही क्या अपनी माँ को ढूंढता है ना, तो फोर्थ हाउस माँ का सुख बताता है, और नाइन्थ हाउस पिता का बताता है। ठीक है। पिता को हम नवे घर से भी देखेंगे, दसवें से भी देखेंगे, दोनों से देखते हैं, मगर नाइन्थ हाउस से भी आप अपने फादर के बारे में किसी के भी जान सकते हैं। आई होप दैट मेक सेंस। क्लियर है? कमिंग टू दी टेंथ हाउस, और सबसे इंपॉर्टेंट, नाइन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ योर लक, आपका भाग्य नाइन्थ हाउस है। अब एक व्यक्ति लकी है या नहीं है, कई बार हम लोगों को चार्ट देखकर कहते हैं कि आपका भाग्य आपको डिच करता है। क्यों? क्योंकि हमें दिख रहा है कि उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है, ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, या वहां का जो लॉर्ड है वो ऐसे घर में जाकर बैठ गया है जहां से उसको कष्ट आता है। वो प्रयास तो करता है मगर भाग्य साथ नहीं देता। भाग्य साथ नहीं देता तो उन्नति होती है क्या? नहीं होती है। अगर हम प्रयास करें, इफ यू पुट एफर्ट्स, बट आर डेस्टिनी और हमारा लक ही हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हमें कुछ प्राप्त होता है? नहीं प्राप्त होता है। राइट? ऐसे करके हम इसको देखते हैं। इसके बाद आता है टेंथ हाउस। टेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ योर कर्मा, आप जो कर्म करते हैं वो 10वां भाव है। ठीक है। आपके ऑफिस का एनवायरमेंट, टेंथ हाउस। आप कैसे रहेंगे अपने ऑफिस में, टेंथ हाउस। राइट। 10वां घर आपको ये भी बताता है कि आप जो है जो आपको फेम मिलेगा, नाम शोहरत, 10वां घर बताएगा। ठीक है। सो यहां से हमें ये समझ आता है कि फेम मिलेगा नहीं मिलेगा, हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट कैसा होगा, बॉस कैसे होंगे, हमारा नेचर कैसा होगा। यहाँ पर मंगल बैठ जाए, कोई सुनेगा ही नहीं वो अपने बॉस की, क्या किसी की भी नहीं सुनेगा। सूर्य बैठ जाए, डोमिनेट करेगा ऑफिस में। ठीक है। चंद्रमा बैठ जाए तो बड़ा इमोशनल हो जाएगा अपने कार्य को लेकर। अभी मैं आपको बताऊंगी, अपनी अपनी कुंडली पर लगा के देखते जाइएगा। इलेवेंथ हाउस, इलेवेंथ हाउस क्या होता है? 11वां घर हमारा लाभ का घर होता है, प्रॉफिट्स। कहां से देखेंगे? वील सी इट फ्रॉम द इलेवेंथ हाउस। ठीक है। इलेवेंथ हाउस विल टेल अस अबाउट आवर प्रॉफिट्स,
11th हाउस विल टेल अस आर अबाउट आर ग्रोथ। 11वां घर हमारी ग्रोथ बताता है, हमारे प्रॉफिट्स बताता है, हमारा सोशल सर्कल बताता है। ठीक है, सोशल सर्कल से हमें क्या प्राप्त होगा ये हम 11वें भाव से देखते हैं। ठीक है, अब किसी का सोशल सर्कल कितना बड़ा है नहीं है, यहाँ से प्रॉफिट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, सब 11th हाउस बताएगा। बड़े भाई बहन भी हम 11वें घर से देखते हैं। ठीक है, देन कमिंग टू दी लास्ट हाउस दैट इज द 12th हाउस। 12वां घर लॉसेस का है, खर्चों का है। 12वें घर से हम क्या देख रहे हैं? खर्चे, लॉसेस। 12वें घर से हम क्या देखते हैं? बीमारियां, हॉस्पिटलाइजेशन, जेल यात्रा। ठीक है, 12th हाउस से हम विदेश यात्रा भी देखते हैं। आइसोलेशन है ना, तो जब व्यक्ति विदेश जाता है तो क्या होता है? अकेला महसूस करता है ना, आइसोलेटेड महसूस करता है। तो 12th हाउस। ठीक है, हॉस्पिटलाइजेशन में भी व्यक्ति अकेला महसूस करता है, 12th हाउस। अननेसेसरली खर्चे होते हैं, तो 12th हाउस। ठीक है, सो 12th हाउस हमें क्या बता रहा है? हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी हमारे ध्यान को बताता है, हमारे फोकस को बताता है। और क्योंकि आइसोलेशन में ही व्यक्ति ध्यान साधना करता है ना। तो 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं। अब मेरे ख्याल से ये 12 घर सबको क्लियर हो गए हैं, यस और नो? अब मैं लूंगी, अब मेरे को आप सिर्फ इशारों से बताते जाइएगा, मैं सवाल पूछ रही हूँ और मैं एक साथ सबको देख रही हूँ। ओके, सो आपके पास एक व्यक्ति आता है और उसे जानना है अपने करियर के बारे में, कौन सा घर बताएगा? फटाफट, क्विक, कौन सा घर बताएगा? यू कैन टेल मी फ्रॉम योर फिंगर्स विच हाउस। इफ इट इज जॉब देन 6th हाउस। अगर कोई नौकरी के बारे में पूछ रहा है तो छठा घर। मगर ओवरऑल कर्मा के बारे में पूछ रहा है, कर्म के बारे में, तो कौन सा घर हुआ? 10th हाउस। यस एग्जैक्टली, है ना? समझ आई ये बात? शादी के बारे में कोई पूछेगा तो कौन सा घर देखेंगे हम? शादी के बारे में, शादी के बारे में क्विक, ये तो सबको पता होना चाहिए, 7th हाउस। एब्सोल्युटली राइट। किसी के ऊपर कोर्ट केस हो गया, अब उसे जानना है कि कोर्ट केस में क्या होने वाला है, बताइए कौन सा घर देखेंगे? यस रेशमा जी, नाउ इट इज करेक्ट, इससे पहले नहीं था। यस, 6th हाउस। एब्सोल्युटली राइट, लिटिगेशन इज 6th हाउस। कोई पूछ रहा है मेरी गाड़ी आएगी नहीं आएगी, मैं बड़े टाइम से प्लान कर रहा हूँ, बताइए कौन सा घर बताएगा? यस, 4th हाउस। वेरी नाइस कपिल जी, जयश्री जी, आप लोग समझ पा रहे हैं? दिस इज इंपॉर्टेंट। पूनम जी, दुर्गेश जी, ये चीजें ना आपको टिप्स पे हो जाएंगी। आपको कैसे आ गई कुंडली आई? अब उसका सवाल है क्या है, नहीं है आपको नहीं पता, आप कहो, आप कुंडली देखो, कह रहे आपके आपकी लाइफ में ये इश्यू है, क्यों? क्योंकि वो देख रहा है ये प्रॉब्लम है और यहाँ पर ये व्यक्ति बहुत बढ़िया कर रहा है। अब सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनिए। किसी की 12th हाउस की दशा चल जाए, 12th हाउस क्या बता रहा था? खर्चा। ठीक है, विदेश यात्रा। और वो कहे कि मैडम पैसा बचता ही नहीं है मेरे पास। क्यों? क्योंकि 12वें घर की दशा चल रही है, खर्चा तो होना ही है। अंडरस्टूड? खर्चा क्या होगा? नेचुरली होना है, वो जितना भी कोशिश करे खर्चा होना ही होना है। अगर उसके 12वें घर की दशा चल जाएगी तो और क्या होगा? बीमारी हो सकती है, विदेश भी जा सकता है। अब वो पूछ रहा है कि मैं इंडिया से बाहर कब जाऊंगा, अब आप देखो, अरे 12वें घर की दशा है, ये व्यक्ति जा सकता है। कैसा ग्रह बैठा है उस पर भी निर्भर करता है। आई होप दैट मेक सेंस। हम समझ पा रहे हैं? कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? अगेन आई एम रिपीटिंग माई क्वेश्चन। यस। अब किसी ने पूछा क्या मैं सेविंग कर सकता हूं? कहां से देखेंगे? सेविंग कहां से देखते हैं? यस, सेकेंड हाउस। एब्सोल्युटली राइट, वी सी फ्रॉम दी सेकेंड हाउस। सेकेंड हाउस से हमें ये पता चलता है ये व्यक्ति सेविंग कर पाएगा या ये नहीं कर पाएगा। अब बिजनेस तो खोल लिया, बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, कहां से पता चल रहा है? प्रॉफिट कहां से देखते हैं हम? 11th हाउस। एब्सोल्युटली राइट, प्रॉफिट कहां से देखेंगे? 11वां घर हमें बताता है कि प्रॉफिट होगा या वहां से लॉस होगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, इजी है, इट इज इजी। आइए अब हम समझते हैं अपने 9 ग्रहों को। सबसे इंपॉर्टेंट अब आता है, देखिए घर हो गए फिक्स, घर फिक्स हो गए ना, घर में तो अभी हमें कुछ करना नहीं है। इन घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन घर के ऊपर जो भी चीजें बेस्ड हैं वो भी फिक्स हो गई।
अब हमारा पॉइंट आता है कि ग्रह क्या करेंगे। अब हम आते हैं ग्रहों के ऊपर। हमारे 9 ग्रह, हमारे 9 ग्रहों का बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि सब कुछ उसी पर निर्भर करता है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं ग्रह चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आइए इन ग्रहों के विषय में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक दो दो लाइन में हर ग्रह को समझा देती हूँ, समझेंगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सूर्य राजा है। सूर्य कौन होता है? राजा। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारी इम्यूनिटी है। राजा कैसा होता है? विनम्र होता है। राजा कैसा होता है? अपनी प्रजा को लेकर चलता है ना। हमारी लाइफ में सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है। ठीक है। सूर्य कौन है? हमारे पिता है। सूर्य से हम किनको देखते हैं? फादर को। सूर्य से हम क्या देखते हैं? सरकार, गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है। सूर्य से और क्या हम देखते हैं? सूर्य से हम अपनी अपनी कॉन्फिडेंस को देखते हैं। अंडरस्टूड? आई होप ये क्लियर है। ठीक है। सूर्य से विल पावर देखी जाती है। अब सुनिएगा, सूर्य कमजोर होगा, व्यक्ति का विल पावर कमजोर हो जाएगा। विल पावर कैसे कमजोर हो जाएगा भाई? अब वो कहेगा मेरे को तो, वो स्मोकिंग कर रहा है, वो कहेगा मैं सिगरेट छोड़ूंगा, छूटेगी नहीं, विल पावर कमजोर है ना। फिर कमिटमेंट का पक्का नहीं होगा, वो कहेगा कल ये काम कर दूंगा, कल आएगा ही नहीं। सूर्य कमजोर है, आत्मा कमजोर हो जाती है, हमारी शब्दों की वैल्यू कम हो जाती है। आई होप ये क्लियर है। तो सूर्य से हम देखते हैं पिता को, सूर्य से हम देखते हैं गवर्नमेंट सपोर्ट को, सरकारी नौकरी को। ठीक है। सूर्य से हम देखते हैं अपने कॉन्फिडेंस को, सूर्य से देखते हैं विल पावर को। अंडरस्टूड? सूर्य स्ट्रांग तो व्यक्ति अंदर से स्ट्रांग। अगर सूर्य स्ट्रांग होगा तो व्यक्ति, उसकी आत्मा बहुत स्ट्रांग होगी। इसी तरीके से जो दूसरा ग्रह ग्रह होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा होती है माँ, रानी। माँ कैसी होती है? हमारी माँ को हम कहां से देख रहे हैं? चंद्रमा से। मून से हम मदर को देखते हैं। माँ माँ कैसी होती है? नर्चरिंग होती है। 10 बार पूछेगी खाना खाया, ये किया। माँ का काम क्या है? ख्याल रखना। तो मातृत्व जो हमारे अंदर होता है ना, नर्चरिंग नेचर जो हमारे अंदर होता है, वो चंद्रमा होती है। हमारे इमोशंस चंद्रमा है। ठीक है। चंद्रमा अफ्लिक्टेड होगा तो व्यक्ति कैसा होगा? उसे डिप्रेस बहुत जल्दी हो जाएगा, मन हमेशा पीड़ित रहेगा। चंद्रमा अच्छा होगा तो कभी पैसे की समस्या नहीं। क्यों? चंद्रमा हमारी लिक्विडिटी है। आपने कभी सुना होगा पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, सुना है? पानी वेस्ट करने से हमारी कैश लिक्विडिटी खत्म हो जाती है, हमारे पास पैसा नहीं रुकता है। क्यों? चंद्रमा खराब होता है। तो कैश लिक्विडिटी इज मून। मून इज मदर। मून से हम क्या क्या देख रहे हैं? माँ को देख रहे हैं, अपने इमोशंस को देख रहे हैं, अपने कैश फ्लो को देख रहे हैं। ठीक है। मून से हम देखते हैं हमारा मेंटल पीस क्या है। अंडरस्टूड? मेंटली व्यक्ति कितना पीसफुल है। अब आप बताइए, किसी का सूर्य अच्छा होगा तो उसकी आत्मा स्ट्रांग होगी, चंद्रमा अच्छा होगा तो मेंटली स्टेबल होगा, इमोशनली स्टेबल। ठीक हो गया? माँ से सूर्य अच्छा होगा, पिता से रिश्ते अच्छे होंगे, फादर इन्फ्लुएंशियल होंगे। चंद्रमा अच्छा होगा, माता से रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, माता लाइफ लॉन्ग बहुत सपोर्टिव। अंडरस्टूड? इसके बाद सूर्य चंद्रमा के बाद जो तीसरे ग्रह पे हम बात करेंगे वो मंगल है। मंगल है ऊर्जा, फायर, आग। ठीक है। मंगल को हम कैसे देखते हैं? मंगल एक सेनापति है। सेनापति का कार्य क्या होता है? उसको सिर्फ अपना टारगेट पता है, कि उसे ना आंधी पता है, ना तूफान पता है, ना गर्मी पता है, ना सर्दी पता है। सेनापति ऐसे ही तो होते हैं, सेना को चैनलाइज करना, पूरी ऊर्जा लगाना। तो ये मंगल क्या है? मंगल एक सेनापति है। मंगल के अंदर फाइटिंग स्पिरिट है, मंगल के अंदर एनर्जी है। अब मंगल अच्छा होगा ना, व्यक्ति सेल्फ मोटिवेटेड होगा। बंजी जंपिंग जो लोग करते हैं ना, किस किस ने करी है बंजी जंपिंग? उनसे कहो यहाँ से कूद जाओ, कूद जाएंगे, यहाँ चले जाओ, चले जाएंगे। डेयरिंग होते हैं। मंगल तीसरे भाव में बड़ा डेयरिंग बंदा है। क्यों डेयरिंग है भाई? तीसरा भाव क्या है? पराक्रम का। वहां बैठ गया मंगल, सोचने का मौका ही नहीं देता वो बंदा, रिस्क लेता टट 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 टट, उसे लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं है भाई। बंजिंग जंपिंग कराइए, जहां मर्जी से कुदा दीजिए, वो कूद जाएगा। क्यों? मंगल क्या है? मंगल सेनापति है, उसे डर नहीं लगता है। ठीक है। हमारे जितने स्पोर्ट्स पर्सन है, सबका मंगल बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? तभी तो पसीना बहा पाते हैं। हम जैसे उसे कहिए पसीना बहाने के लिए, जाएंगे ही नहीं। तो मंगल क्या है? मंगल हमारी ऊर्जा है। मंगल कमजोर होता है, व्यक्ति आलसी हो जाता है। खराब मंगल होगा, व्यक्ति आलसी हो जाएगा। अब उसे उठाते रहो भाई, कर लो। आप देखिएगा, आप लोगों ने मांगलिक का कंसेप्ट सुना होगा निश्चित। क्यों ऐसा होता है? मंगल की अगर एनर्जी बहुत हाई होती है तो क्या होता है? सुबह आप ऐसे लोगों को 3 बजे बोलो चलो घूमने चलते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, 1 सेकंड में रेडी, चलो। है ना? तो दिस इज मार्स। मार्स इज फायर एनर्जी।
ऊर्जा, सेनापति, उसको सिर्फ अपना कर्म पता है। ठीक है। मंगल से हम भाइयों को भी देखते हैं अपने, मंगल भाई होते हैं। ठीक है, हमारे भाई से कैसे रिश्ते हैं, मंगल से देखे जाते हैं। अब आप बताइए, हम कहते हैं कि हमारे रिश्ते खराब है, हमारा मंगल खराब होगा तो रिश्ते खराब होंगे। बुध जो है ऐसी करके, अभी मैं सारे रिलेशंस भी आपको बता दूंगी। सूर्य देखिए, सूर्य खराब होगा, पिता से रिश्ते डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब हम उसके लिए दोष दे रहे हैं कि पिता ऐसे हैं या हम ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी कुंडली में क्लियरली दिया है कि यहाँ पर पिता के साथ कैसे संबंध रहेंगे, अच्छे रहेंगे, मधुर रहेंगे, कार्मिक है, किस तरीके, ऐसे माता जी के साथ है। आप विश्वास कीजिएगा, हीलिंग में जितने लोग हैं, या तो उनकी वो सब लोगों का चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, मगर कहीं पर मैं देखती हूँ मदर से बहुत सपोर्ट होती है। क्यों? माता ने पीड़ा बहुत उठाई होती है, या तो उनकी मदर ने बहुत पीड़ा उठाई होगी, या फिर उनका चंद्रमा अफ्लिक्टेड इस तरीके से होगा कि माँ के साथ संबंध खराब हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ निश्चित चंद्रमा में गड़बड़ होती है। ठीक है, मदर अच्छी होंगी तो मदर को पीड़ा बहुत रही है पूरी लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये बड़े सिंपल सिंपल से कंसेप्ट है, जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे ना आपको क्लियर होते जाएंगे। आई होप दैट मेक सेंस। और ये आसान है समझने में, आसान है या नहीं है? इट इज इजी, नो? देन कम्स मरकरी, बुध। बुध इज बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा इंटेलेक्ट। बुध अच्छा होगा तो बुध हमारी वाणी भी है, हम जो बोलते हैं ना, ये बुध है। ठीक है। बुध हमारी जो सोचने की शक्ति, हमारी बोलने की शक्ति है। और बुध जो होता है वो बहनें होती हैं। बुध से हम बहनों के रिश्ते को देखते हैं, बहनों को देखते हैं, बहन बहनोई को हम बुध से देखते हैं। बुध अगर अच्छा होगा तो व्यक्ति बोलने में बहुत अच्छा होगा, इंटेलिजेंट होगा, बहुत शार्प माइंड होगा। ठीक है, बहुत इंटेलेक्चुअल होगा, लॉजिकल स्किल्स उसके बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए ज्यादातर जब मरकरी बहुत अच्छा होता है, लोग सीए बीए कर रहे होते हैं। आपको अक्सर लोग या तो कम्युनिकेशन फील्ड में या सीए सीएस में मिल जाते हैं, बिकॉज ऑफ मरकरी। अगर वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर बैठा है। आई होप दैट मेक सेंस। ठीक है। इसके बाद जो अगला ग्रह हम देख रहे हैं, दैट इज जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति ब्रह्मांड का सबसे अच्छा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति गुरु है। गुरु कैसे होते हैं? गुरु खुद कितनी भी पीड़ा में हो, अपने शिष्य को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। ये आपने महसूस किया होगा, ऐसा होता है ना। गुरु कहते हैं कि गुरु से ही ज्ञान है। कारण क्या है कि आप इसको आजमा भी लीजिएगा, आप देखेंगे गुरु की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, मगर शिष्य की परिस्थिति अच्छी है। वो उसको आशीर्वाद, जैसी भी परिस्थिति में होंगे, हेल्थ ठीक नहीं है फिर भी आशीर्वाद दे रहे होंगे, बेटा तुम खुश रहो, प्रसन्न रहो। तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान है। विजडम इज गुरु, जुपिटर। और गुरु जहां बैठता है ना, उसको एम्पलीफाई करता है, उस जगह को बढ़ाता है। ठीक है, उसको उस जगह को बढ़ाता है, गुरु बढ़ाने का कारक है। ठीक है। इसीलिए गुरु गुरु अगर बैठ जाए लगन में तो कहते हैं लोग मोटे हो जाते हैं, मीठा बहुत खाते हैं, तो उसके बहुत अलग अलग कारण बनते हैं। ठीक है, तो जुपिटर इज ज्ञान। और जुपिटर सबसे सात्विक ग्रह है, ब्राह्मण है। ब्राह्मण समझते हैं ना? भाई गुरु कौन है? गुरु ब्राह्मण है। कैसा ग्रह है? ये एक ऐसा ग्रह है जो देने का भाव रखता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो शिक्षा हो। ठीक है, हर चीज वो देता है। इसी और सबसे ज्यादा सात्विक ग्रह है। कहते हैं गुरु का दृष्टि पड़ना अमृत होती है। गुरु की दृष्टि पड़ते ही हमारी सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसीलिए गुरु निंदा को बहुत बुरा माना गया है, कि गुरु निंदा करने से हम अपने सब कर्म खराब कर लेते हैं। आपको पता है कि वैष्णव की निंदा करना, हमारे जीवन में हमने जितने कर्म किए सब एक साथ खत्म हो जाते हैं। अच्छे। इसीलिए गुरु निंदा और वैष्णव की निंदा को बहुत खराब माना जाता है हम सनातन में। ठीक है, ऐसे करके हम गुरु को देखते हैं। तो गुरु से ज्ञान, गुरु से विजडम, गुरु से आपकी सात्विकता, गुरु से जो है आपको जो भी आशीर्वाद मिल रहा है, जो भी चीजें ग्रो कर रही हैं, तो जहां पर भी गुरु देखेंगे उसको बढ़ाएंगे। पैसे को देख लिया, मान लीजिए दूसरे घर को देख लिया, तो क्या करेंगे? जोड़ने वाला पैसा बढ़ाते जाएंगे। इनकम के घर को देखेंगे तो इनकम बढ़ाते जाएंगे। बढ़ाएंगे कैसे? जब हम अपना जुपिटर ठीक रखेंगे। हमने अपना जुपिटर खराब कर दिया तो ये जो बढ़ने वाला है ये हमारे लिए ब्लॉकेज बन जाएगी। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो वो तो हमें दे रहे हैं, हम उसको कैसे ले रहे हैं ये हमारे कर्मा पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या आ जाता है? यहाँ पर जो आ जाती है फ्री विल। सम्मान करेंगे तो प्राप्त करेंगे, सम्मान नहीं करेंगे तो हम ब्लॉकेज क्रिएट करेंगे। आई होप दैट मेक सेंस। इसके बाद जो अगला ग्रह है वो है वीनस, शुक्र। शुक्र सभी लोग जानते हैं, शुक्र इज लग्जरी, शुक्र इज ब्यूटी, शुक्र, वीनस इज रिलेशनशिप्स, इंटीमेसी, लव, ये सब वीनस है। तो हमें सबको इसकी जरूरत है। इसीलिए बार बार शुक्र जो है पार्टनर है, रिलेशनशिप में संबंध वीनस है, आपकी पत्नी वीनस है।
आपके रिलेशनशिप हस्बैंड का के साथ जो रिलेशनशिप है वो भी वीनस है। ठीक है, और जुपिटर से हम हस्बैंड को भी देखते हैं। आप कभी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। हालांकि लाल किताब कहती है कि बृहस्पति पिता है, मगर हम लोग यहाँ पर पारशरी में बृहस्पति से हस्बैंड को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि हस्बैंड को बड़े सम्मानजनक देखा जाता है। तो बृहस्पति से, अब बृहस्पति हस्बैंड की साथ भी अपना बिहेवियर पैटर्न या कुछ भी खराब करने से जुपिटर स्पॉइल होता है। तो जुपिटर से हम हस्बैंड को भी देखते हैं, और शुक्र से हम रिश्ते को देखते हैं, या तो वाइफ को देखेंगे या रिलेशन को देखेंगे। अंडरस्टूड? क्लियर है? फिर आता है शनि। शनि है कर्म फल दाता, इसीलिए लोग शनि से बहुत परेशान है। आ गई शनि की दशा, साढ़े साती ढैया, अब ये होगा। क्यों? शनि का काम है हमारे कर्मों का परिणाम हमको देना। अब भाई कर्मों का परिणाम मिलता है तो पीड़ा तो होती है, जब रिजल्ट आता है तो दर्द तो होता है ना? तो शनि क्या है? देरी के कारक है। सबसे धीरे चलने वाले ग्रह शनि है, और सबसे तेज चलने वाले ग्रह चंद्रमा है। अब देखिए इसमें लॉजिक कितना बढ़िया है, आप लॉजिक पकड़ेंगे आपको समझ आएगा। मून क्या है? मन। चंद्रमा क्या है? इमोशंस। बताइए हमारे इमोशंस क्या स्टेबल रहते हैं हमेशा? बदलते रहते हैं या नहीं बदलते हैं? हर क्षण बदलते हैं। ऐसी चंद्रमा बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। जैसे जैसे चंद्रमा बदलता है वैसे वैसे मन बदलता है। हर 2-2.5 दिन में हमारा मन बदल जाता है। 2-2.5 दिन बहुत ज्यादा ही कह दिया है, मगर हाँ, 2-2.25 दिन में जैसे जैसे चंद्रमा मूव करेगा वैसे वैसे हमारी मन की स्थिति बदलता है। शनि सबसे धीरे चलते हैं। तो जब शनि जिसका जिसका प्रभाव जिसका इम्पैक्टफुल हो जाएगा जिस टाइम पे, उसके काम स्लो हो जाएंगे। मगर शनि क्या है? टीचर है, स्ट्रिक्ट टीचर है। अब स्ट्रिक्ट टीचर क्या करता है? बच्चे को अव्वल लाने के लिए उसकी परीक्षा लेता है। स्ट्रिक्ट टीचर क्या करेगा? कमी को दूर करने के लिए उस बच्चे की बहुत परीक्षा लेता है, और फिर वो बच्चा क्या बनता है? स्कॉलर बनता है। तो शनि की दशा में जो व्यक्ति पेशेंस रखे, अपने कर्मों का परिणाम पॉजिटिवली हैंडल करना सीख जाए, वो अव्वल ही आता है, वो फर्स्ट ही आता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। शनि इतना पावरफुल है। शनि देरी है, शनि रुकावट है। हमारे मन की कोई भी परिस्थिति बहुत आसानी से पूरी नहीं होने देते शनिदेव। हम जो चाहते हैं उसी में अड़ंगे लगाते हैं। वो सिखाने आए हैं ना, तो एकदम से कुछ प्राप्त नहीं करने देते। मगर शनि जब करने को देने आ जाते हैं ना, पहले तो परीक्षा लेते हैं, फिर ये कहते हैं कि अब आ गया शनि। क्या कहेंगे? कंसिस्टेंसी। वो कहते हैं अरे तुमने इतनी मेहनत कर ली, इतनी कंसिस्टेंसी से कर ली, अब तुम लो, अब तुम्हारा समय आ गया लेने का। और फिर वो जब देते हैं तो वो कभी जाता नहीं है, वो स्टेबल रहता है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो शनि से लीजिए, आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी है। वो कभी नहीं जाएगा जो शनि देगा। आप ऐसा चमकेंगे कि दुनिया आपको देखेगी कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेहनत करी अपने जीवन। शनि ऐसे है। इसके बाद हमारे पास जो ग्रह हमारे बचते हैं वो है हमारे राहु और केतु। राहु और केतु को समझने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बताती हूँ। एक वीडियो देख रही थी मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग, और उसी से आपको राहु समझाएंगे। अक्सर मैं इस वीडियो के अनुसार ही समझाने का प्रयास करती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में सत्य है। राहु इल्यूजन है। एक बार एक व्यक्ति एक टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है। उसकी जेब में 50 रुपए हैं। उसने एक ब्रेड पकौड़ा ऑर्डर किया। उसने कहा एक ब्रेड पकौड़ा और चाय ही मेरी पॉकेट में जितने पैसे हैं उतने से हो पाएगी। ध्यान से सुनिएगा। अब वो बैठ के खा रहा था। सामने वाली टेबल पे एक व्यक्ति बैठा है। उसने वेटर से कहा इसको और खाना दो, अच्छा अच्छा खाना दो। अब उस व्यक्ति ने पलट के उसको देखा। उसने कहा खाओ खाओ, कोई स्ट्रेस नहीं, आराम से खाओ। वो खुश हो गया। वो भोजन खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब आई बिल देने की बारी। जैसी बिल देने की बारी आई, उसने पलट कर देखा, मगर क्योंकि वो तो छलावा था ना, वो तो इल्यूजन था, वो गायब हो गया। ये राहु है। राहु इज इल्यूजन। राहु जहां बैठेगा ना, उसको एम्पलीफाई कर देगा, इतना गुना बढ़ा देता है। राहु के पास सिर्फ सिर है, ओनली हेड। इतने प्लान्स, इतने, और प्लान्स भी ऐसे वैसे प्लान्स नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स। मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, राहु के पास जो प्लान है ना, अच्छे खासे व्यक्ति के पास नहीं हो सकते। रा, अगर जिसका राहु प्रोमिनेंट होगा ना चार्ट में, बहुत प्लानिंग करता होगा, बहुत रेस्टलेस माइंड होगा, दिमाग शांत नहीं रहता है ऐसे लोगों का। क्यों? राहु के पास थॉट्स ही इतने हैं। सोचता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। और जिस दिन वो, अगर अच्छा राहु है ना, जिस दिन वो कमाल कर जाएगा तो आप रंग से राजा बन जाओगे एक ही रात में। वायरल जो लोग हो जाते हैं ना रातों रात, उसका बहुत बड़ा कमाल राहु देव है।
मगर आप ध्यान दीजिएगा, आपने बड़े सारे नाम बता सकती हूँ आपको मैं, वायरल हुए रातों रात और उसके बाद उनका नामो निशान भी गायब हो गया कुछ समय के बाद। राहु है, छल है, छलावा है। कहने का मतलब ये इल्यूजन है, जितनी स्पीड से चढ़ाता है उतनी स्पीड से गिरा भी देता है। राहु में कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी शनि में है। तो राहु अच्छा होता है, हमें बहुत कुछ देता है, हमें उसको हैंडल करना आना चाहिए। ठीक है। और राहु अगर खराब होगा तो व्यक्ति को बहुत पीड़ा पहुंचाता है, क्योंकि उसके पास बहुत प्लान्स होते हैं, एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, और गलत रास्ते पे लाने, अनएथिकल जो भी कार्य कराने की बड़ी हिम्मत है राहु के अंदर। वो कहेगा कल ऑफिस में मुझे ये काम पूरा करके देना है। राहु कहेगा अरे क्यों टेंशन लेते हैं, अभी घूमने चलते हैं, कल सुबह का कल सुबह देखेंगे। और कल सुबह वो रास्ता भी निकाल लेगा, किसी को ऐसा ढूंढ भी लेगा जो इसका काम कर देगा। सो राहु इज दिस। आई होप कितने लोगों को ये क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब आ गया केतु। केतु इसका ऑपोजिट है। केतु के पास सिर है ही नहीं, दिमाग ही नहीं है। सिर नहीं मतलब लॉजिक्स नहीं है, पवित्र है, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। केतु इज विरक्ति, केतु इज डिटैचमेंट। आपको पता है हम लोग ऑकल्ट में क्या कर रहे हैं, हम केतु का कार्य कर रहे हैं। हम धीरे धीरे, आप बताइए ये सच है या नहीं है, हम लोग धीरे धीरे अपनी अपनी अटैचमेंट्स को छोड़ते जा रहे हैं। कितने लोग इसको फील करते हैं। हम होते सबके साथ हैं मगर अंदर से हम कहीं और हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ऐसे हैं भी। देर आर सर्टेन क्वेश्चंस दैट आर देयर इन आवर सेल्फ, नो। ये विरक्ति है, ये केतु है। केतु आपको डिटैच करता है। केतु का कार्य है ईश्वर से जोड़ना। केतु आपको जो चाहिए ना, बस वो आपको नहीं देगा, और वो देगा जो ईश्वर की तरफ आपको लेकर जाएगा। एक्सेप्ट कर लेंगे तो ग्रोथ होगी, नहीं करेंगे तो भौतिक सुखों में गोते मारते रहेंगे, कुछ प्राप्त नहीं करेंगे। केतु इज डिटैचमेंट, केतु इज प्योर लव फॉर डिवाइन। कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं। अब आपको सारे ग्रह समझ आ गए, सारे घर समझ आ गए। ठीक है ना, ऐसा हो गया ना। अब मैं इससे पहले आपको राशि समझाऊं, आइए छोटी छोटी चीजें अपने अपने चार्ट पर लगा के देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। कोई है यहां पर जिसका सूर्य पहले घर में हो? एनीवन? धनलक्ष्मी जी का सूर्य पहले घर पे है। अब आपको देखिए, धनलक्ष्मी जी, सॉरी, मैं आपको ना स्पॉटलाइट में ले रही हूँ, सब लोग धनलक्ष्मी जी को ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने ये नहीं देखा है कि धनलक्ष्मी जी का सूर्य कौन सी राशि में है, मैं सिर्फ एक छोटी सी बात बता रही हूँ। सब लोग उनको ध्यान से देखिए, इनका लगन में सूर्य है। सूर्य कैसा है, चमकता है। सूर्य चमकता है, देखिए इनके चेहरे पे चमक है। यस, शी हैज शाइन इन ऑन हर फेस, दिस इज सन। ये सूर्य है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो सूर्य जब लगन में होता है, व्यक्ति बहुत जल्दी झुकता नहीं है, वो अपनी बात बड़े पावरफुल तरीके से रखता है। ठीक बात है धनलक्ष्मी जी? Yes. अभी कुछ नहीं पता है, ना राशि पता है, ना मुझे कुछ और पता है, सिर्फ एक बात पता है कि सूर्य इनकी लगन में बैठा है। सूर्य लगन में बैठने का मतलब क्या है? सूर्य लगन में बैठने का मतलब ये है, सूर्य राजा है। बताइए, राजा झुक जाता है क्या? नहीं झुकता है। और सूर्य से ज्यादा चमक किस में है बताइए? किसी ग्रह में है सूर्य से ज्यादा चमक? नहीं है। इसीलिए इनके चेहरे पे वो चमक है, और ये झुकना पसंद नहीं करेंगे बहुत ही। ठीक बात है धनलक्ष्मी जी? अब इसके साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, ये हम आगे बात करेंगे। किसी कोई है यहाँ पर जिसके लगन में फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है? मून इन द फर्स्ट हाउस? एनीवन? देखिए, मैं इसीलिए आप लोगों को कहती हूँ कैमरा ऑन रखिए। यस, दीपिका जी के है। चलिए, दीपिका चाहते जी को भी मैं स्पॉटलाइट में ले रही हूँ। ठीक है, दीपिका चाहते जी, अब आप मुझे बताइएगा, हाँ नाम है बस यूं, हाँ दिस इज नो। ठीक है। आपके लगन में फर्स्ट हाउस में मून है, आप बहुत इमोशनल हैं। ठीक है, छोटी छोटी बातें आपको चुभ जाती हैं। ठीक है, आपका माइंड बड़ी जल्दी जल्दी बदलता है, मन बिल्कुल स्टेबल नहीं है। ठीक बात है दीपिका चाहते जी? फ्लिकरिंग थॉट्स होते हैं, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ। ठीक बात है। और आप सबका ख्याल रखना बहुत पसंद करते हैं। राइट और रॉन्ग? यस। ये चंद्रमा है। ठीक है। कहने का मतलब ये है, अब ध्यान से सुनिएगा क्यों। अभी हमने क्या पढ़ा था? मैंने क्या बताया था? पहला घर मैं खुद हूं। पहला घर मैं खुद हूं। चंद्रमा जैसे ही मेरे बारे में बता रहा है, वो बता रहा है ये महिला जो है बहुत इमोशनल है, हर किसी का ख्याल रखना, हर किसी का ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजों को दिल पे लगा देना। ठीक है। और पल पल रोना,
और कभी भी थॉट्स का स्टेबल ना होना। थॉट्स का स्टेबल क्यों नहीं होता? चंद्रमा बढ़ता है और घटता है। देखिए चंद्रमा हमेशा एक सा नहीं रहता। चंद्रमा कैसा है? फुल मून की तरफ जाएगा, फिर न्यू मून की तरफ आएगा, तो बढ़ता घटता रहता है। ऐसे हमारे इमोशंस है, चेंज होते रहते हैं। ठीक बात है दीपिका जी, ऐसे ही है। यस। एनीबडी हु हैज मरकरी इन द फर्स्ट हाउस? क्विक क्विक क्विक, ये देखिए जितने लोगों के कैमरास ऑन है, मैं सभी को देख रही हूँ। यस, संज्योति जी का है बुध पहले घर में। ये हमारे बड़े अभी जनरलाइज प्रिडिक्शन नहीं है, इसको हम कैसे बोलते हैं, मैं आपको बताती हूँ। इनको हम कैसे बोलते हैं, इनको ऐसे बोला जाता है, ये आपके सिर्फ बेसिक प्रिडिक्शंस हैं जो कभी गलत नहीं होते। ठीक है। संज्योति जी अब आपसे पूछूंगी, आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी, सुन ले। चलिए अनम्यूट भी कर लीजिए। हाँ जी मैम, सभी बोलते हैं आपकी कि आवाज हमारी नहीं आ आवाज रही है, बहुत एक अच्छी सेकंड रुकिए। सबको आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, इज इट? एक सेकंड रुकिएगा। आ रही है मैम वॉइस? ऑडिबल टू यू? ओके, जस्ट अ सेकंड ईयर। हाँ, वॉइस चली गई। अब क्लियर है वॉइस? हाँ जी मैम। तो आपकी आवाज बहुत अच्छी होगी, इज इट? हाँ जी मैम, सभी बोलते हैं कि वॉइस मैम अच्छी है आपकी। आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए, हर चीज बहुत दिमाग से सोचते होगे अगर प्रोमिनेंट बुध है तो। हाँ जी। हर चीज का लॉजिक चाहिए आपको लाइफ में। यस। इलॉजिकल चीजों से काम नहीं चलता है, राइट? ऐसे करके मरकरी काम करता है। मरकरी क्या था? मरकरी लॉजिक था, मरकरी हमारी आवाज थी, और मरकरी जो है हमें क्या बता रहा था कि ये व्यक्ति लॉजिकल होगा। मैंने बताया था ना, सीए इस टाइप के लोग जो हैं वो बुध वाले होते हैं। ठीक है। डिपेंड करता है कि बुध कहाँ प्लेस्ड है और कौन सी राशि में। अभी राशि हमने डिस्कस नहीं करी है, तो सिर्फ मैं आपको ग्रहों के हिसाब से बता रही हूँ। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। यस, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन चार्ट्स आर डिफरेंट, है ना। उनका जो तरीका सेम होता है, मगर जो चार्ट होता है, चार्ट का जो टेवा होता है वो अलग होता है। ठीक है। चलिए, बुध के बाद एनीबडी हु हैज वीनस इन द फर्स्ट हाउस? कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके शुक्र हो पहले घर में? एनीबडी? अभी नेहा जी कहाँ गई? नेहा नेहा नेहा। देखिए हर किसी के कोई ना कोई ग्रह तो निश्चित होगा ही, हालांकि ब्लैंक भी होता है। जैसे मैं, मेरे ब्लैंक है फर्स्ट हाउस। कहाँ है नेहा जी अब? ओके। कैमरा ऑन नहीं करेगी तो कैसे पता चलेगा आपके पहले घर में शुक्र है? कैमरा ऑन कीजिए, देखिए। नेहा जी, एक और किसी के है? अच्छा, सर के है, लाइए जब तक सर को लेते हैं। धर्मेंद्र जी के भी शुक्र है। यस। धर्मेंद्र सर, आपसे एक सवाल मैं पूछूंगी। No, no, predictions will be same, Jaya ji. Only the chart is different. The way you look at the chart is different. Remaining आगे की classes में मैं आपको ये सिखाती हूँ। ठीक है। Yes, धर्मेंद्र सर, I want to ask you a few questions. First of all, you love luxury. आपको लग्जरी बहुत पसंद होगी। आप ऐसे ही बता दीजिए yes or no। नहीं है। वीनस किसके साथ है ये भी मैटर करेगा। हालांकि जो व्यक्ति वीनस वाला होता है वो देखने में बहुत अट्रैक्टिव होता है, उसे लग्जरी पसंद होती है, और उसको अच्छे अच्छे कपड़े बहुत पसंद होते हैं, उसको बहुत अच्छे से रहना बहुत पसंद होता है। दिस इज ऑल अबाउट वीनस। ठीक है धर्मेंद्र जी? इट्स नॉट वर्किंग। चलिए, नेट आप म्यूट नहीं होगा। सो अब आया कोई सैटर्न वाला। एनीबडी हु हैज सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस? शनि किसी के पहले घर में है? यस, जया जी के है। जया जी, इफ एनीबडी हैज सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, वो व्यक्ति कैसा होता है मैं आपको बताती हूँ। टीचर की तरह होता है, स्ट्रिक्ट। यस जया जी। हर चीज व्यवस्थित चाहिए, जगह पर चाहिए, टोका टाकी की हैबिट होती है, ये ऐसे करना चाहिए, वो तुम्हें ऐसे करना चाहिए। दिस इज सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, राइट? कर्ली हेयर्स होते हैं। आई हैव नॉट सीन योर हेयर्स आर नॉट विजिबल, सो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट दे हैव कर्ली हेयर्स, थिक हेयर्स होते हैं। सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस ऑलवेज हैव थिक हेयर। they'll have a kind of not fair complexion but a dusky complexion kind of। ठीक है, ऐसे करके हम देखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस। ठीक है जया जी, इट वर्क्स परफेक्ट, थैंक यू। नाउ, जो हमारा शुक्र पहले घर वाला है, जैसे अभी हमने धर्मेंद्र जी को देखा, फेयर कॉम्प्लेक्शन। मून फर्स्ट हाउस,
अगर प्रोमिनेंट है, अच्छा है, चेहरा चमकता हुआ होगा, ठीक है। सो दीज आर सिंपल थिंग्स। सूर्य इन द फर्स्ट हाउस, आप एंटर करोगे ना, लोग आपको देखेंगे, यस ही इज द वन। क्यों? क्योंकि सूर्य राजा है भाई। सो ये हमारी जनरल प्रिडिक्शंस हैं, इजी प्रिडिक्शंस। कितने लोग इसको समझ पाए? हाउ मेनी ऑफ अस कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड दिस? वाज इट इजी? यस। एक छोटा सा प्रिडिक्शन और करते हैं, विदाउट नोइंग द राशि, सिर्फ एक प्रिडिक्शन कर रही हूं आप लोगों के साथ। एनीबडी हु हैज केतु इन द सेवेंथ हाउस, धनलक्ष्मी जी का केतु सेवेंथ हाउस में, इसका मतलब सूर्य राहु के साथ है। उर्वशी जी का केतु सेवेंथ हाउस में। देर इज अ प्रिडिक्शन फॉर द सेवेंथ हाउस। आई डोंट नो द राशि, सो देर इज अ प्रिडिक्शन फॉर केतु इन द सेवेंथ हाउस। देर इज ऑलवेज अ डिटैचमेंट इन मैरिड लाइफ। ईदर अ पर्सन डोंट रियली गेट मैरिड, और अदरवाइज एक डिटैचमेंट रहता है। यस, उर्वशी जी तो अनमैरिड है ही हमारे साथ, और धनलक्ष्मी जी ये ठीक है। यस, दिस इज क्लियर। आई होप आप इनको देख पा रहे हैं। आई कैन जस्ट, क्योंकि मैं दोनों को स्पॉटलाइट में ले सकती हूँ। अब आप देखिए, और आपसे मैं इसका आंसर भी चाहूंगी। अभी आप ही लोग देंगे इसका आंसर, मैं नहीं दूंगी। यू विल गिव मी द आंसर टू दिस। केतु इन दी सेवेंथ हाउस, जब भी केतु सेवेंथ हाउस में होगा, केतु क्या था? व्हाट इज केतु? केतु इज डिटैचमेंट। केतु इज डिटैचमेंट। केतु किससे डिटैच कर रहा है? मैरिज से डिटैच कर रहा है। तो यहां पर either it will give difference in opinion in married life, or it will not lead into a very, you know, detachment in married life, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर वो शादी नहीं होने देता। ठीक है। सो हमारे पास जो है, आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू दिस, कि ये ऐसे ही होता है। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। एनीबडी हैज मून इन द सेवेंथ हाउस, चंद्रमा किसी का सप्तम भाव में है, ध्यान से देखिए। ये सबकी कुंडली है, मेरी भी मैं आपको बताऊंगी। आई टेल यू, आई एम ऑल्सो गवर्न बाय सैटर्न, बट मेरे शनि लगन में नहीं बैठते हैं। माई लगन इज ब्लैंक, बट आई एम अ पर्सन हु इज गवर्न बाय सैटर्न। ठीक है। तो मेरे ऊपर तभी मैं शायद एक टीचर हूँ, और मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। स्ट्रिक्ट हूँ? आई एम नॉट स्ट्रिक्ट, आई थिंक। चलिए, सो एनीबडी हु हैज मून इन द सेवेंथ हाउस, आप इसका भी प्रिडिक्शन सुन लीजिए। किसी का चंद्रमा सप्तम में होगा ना, वो अपने पार्टनर को लेके बड़ा इमोशनल होगा, इतना इमोशनली अटैच हो जाएगा अपने पार्टनर से। क्यों? क्योंकि चंद्रमा क्या है? प्रेम। एनीबडी हैज मार्स इन द फर्स्ट हाउस, मंगल तो मैं भूल गई, मंगल है किसी के पहले घर में? एनीवन? मार्स इन द फर्स्ट हाउस? गुरवीर जी आपके? चलिए बताइएगा। गुरवीर जी, मंगल पहले घर में है, और ऐसे व्यक्ति जो होता है, उसके अंदर बहुत एनर्जी होती है। यू फील एनर्जेटिक। फर्स्ट हाउस में नहीं है? जस्ट अ सेकेंड, अनम्यूट हो नहीं रहा एक्चुअली, एट राइट, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट सी। जस्ट अ सेकेंड। चलिए, आप ऐसे ही बताइएगा। फर्स्ट हाउस में है गुरबीर जी मार्स? थर्ड हाउस में है? रुकिए, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। थर्ड राशि में बोलना चाह रहे हो मुझे लग रहा है। अनम्यूट कीजिएगा गुरबीर जी, आई थिंक इट वर्क्स नाउ। या, हाँ जी, अब बताओ डियर। जी, मैम ये कह रही थी मैं कि फर्स्ट हाउस में थर्ड राशि जो आपने थर्ड लिखा है वो मंगल है, तो वो है मेरा। फर्स्ट हाउस में एम ए मार्स लिखा हुआ है? नहीं, एल ए लिखा हुआ है मैम। हाँ, एल ए नहीं, आई एम आस्किंग जिसके फर्स्ट हाउस में एम ए मार्स लिखा हो, मंगल लिखा हो। नहीं, वो नहीं लिखा हुआ है मैम। अच्छा, आप मुझे लगा आपने जो ये अकॉर्डिंगली लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हम बोल रहे नहीं, हो। इट्स नॉट अकॉर्डिंग टू दैट। सॉरी 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 नो, मैम। नो वरीज, मैं समझ गई थी। आपका आपका 3 नंबर लिखा हुआ है पहले लगन में। हाँ जी। अब मैं आपकी भी एक प्रेडिक्शन बताऊं। आपके 3 नंबर जी। लिखा है फर्स्ट हाउस में। आपको मल्टीटास्किंग करने में कभी प्रॉब्लम नहीं होती। यू लव डूइंग मल्टीटास्किंग, यस मैम। है ना? और मैं यस। आपको एक और प्रेडिक्शन बताती हूँ, क्योंकि ये मिथुन राशि है। ऐसे लोगों का दो पर्सनालिटी होती है जनरली। ठीक है, दे आर वेरी लविंग, दे आर वेरी जॉयफुल, एंड दे आर वेरी सीरियस ऑल्सो, यस। है ना? तो ये मिथुन राशि की क्वालिटी है, कि वो मल्टीटास्किंग भी कर लेते हैं, बहुत जॉली नेचर के भी होते हैं, दे आर वेरी लाइवली ऑल्सो, दे आर वेरी सिंसियर ऑल्सो। एक टाइम पे वो बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। ठीक है, यस। चलिए, थैंक यू डियर। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आया हो। यस, रोहित जी, आपके मंगल है फर्स्ट हाउस में। दिस इज व्हाट यू मीन टू से? या प्लीज, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आई थिंक इट इज वर्किंग नाउ। या,
मंगल फर्स्ट हाउस में है तो यू आर एनर्जेटिक, ठीक है। Yes. यू वर्क, आप अपने फिजिक पे भी काम करते हैं, Yes. वर्कआउट करते हैं, और ये सबसे अच्छी आदत है अगर आप करते हैं तो, ठीक है। Yes. और यू ऑलवेज फील लाइक वर्किंग, आपके साथ कभी कोई समस्या नहीं, आपको कितने बजे बोलो आप तैयार हो करने के लिए काम, आपको कोई स्ट्रेस नहीं होता है। इज इट लाइक दैट? Yes, ma'am. थैंक यू। So this is how we see when you have a planet, where the planet is placed actually tells what is going on in your life. कितने लोगों को ये बात समझ आई? बहुत छोटी सी बात है, मगर हर स्टेप पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। Every step we are predicting what is happening. Yes, रजनी जी, आपके भी मंगल है फर्स्ट हाउस में? नहीं है? कुंडली नहीं है तो अभी रुक जाइए फिर आप। फिर आपने हैंड रेज किया है, अब आप वेट करो। सो आई होप ये आपको समझ आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए छोटी छोटी से प्रिडिक्शंस आप कैसे निकाल रहे हो। सेकेंड हाउस में मंगल है किसी के? एनीबडी हु हैज मार्स इन द सेकेंड हाउस, सन इन द सेकेंड हाउस? सेकेंड दुर्गेश जी के है। दुर्गेश जी का आपको तो हालांकि पारश्री अच्छा खासा मुझे लगता है कि यू हैव द नॉलेज, बट स्टिल आई वांट टू टॉक टू यू। आप मुझे एक चीज बताइए, सेकंड हाउस आपके मंगल है तो फैमिली में इश्यूज रहते हैं? दुर्गेश जी, इज इट? ध्यान रखते हैं, सिंह सिंह राशि है वहां पर और मंगल राहु। हेलो मैम, सिंह हाँ राशि है है, तो फिर भी सपोर्ट रहता मिल है। रहा है। हाँ रहता है ना। और गुस्सा आता है तो आपकी वाणी भी बड़ी उग्र हो जाती है। मैम वही प्रॉब्लम करती है। अब आप बताइए, अब ये बदलती भी नहीं है, आप कितना प्रयास नहीं करेंगे बदल नहीं बदलेगी, क्योंकि मैम, सेकेंड हाउस कंट्रोल ही नहीं होता है। कंट्रोल ही नहीं होता है, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस क्या है? बोलना है, वाणी। वाह। वाणी कैसी होगी? उग्र हो जाएगी, मंगल जैसी, सेनापति जैसी हो जाएगी, लड़ने को तैयार। कितने लोगों को बात समझ आई? इट्स सो सिंपल, ये बहुत आसान है अगर आप स्टेप बाय स्टेप पकड़ोगे तो। राइट? थैंक यू दुर्गेश जी। यस जयश्री जी, अनम्यूट करें। यू ऑल्सो हैव मार्स इन द सेकंड हाउस? मैम ये जैसे सेकंड हाउस में 9 नंबर लिखा है तो वही तो नहीं है? नहीं नहीं, सेकंड हाउस में 9 नंबर लिखा हो उससे कोई फर्क नहीं है। एम ए मार्स लिखा है। नो। हाँ, दैट इज व्हाट आई वाज आस्किंग। इसका मतलब ये आपकी वृश्चिक लगन है। तो यहाँ पर इतनी बात सबको समझ आ गई है या इसमें कोई प्रॉब्लम है? समझ आ गई? यस। तो ऐसे करके हम करते हैं बेसिक प्रिडिक्शंस। अब आता है उससे भी बड़ा खेल, राशियों का। मैं ना देखिए आज ही में सब कुछ अगर आपको कराऊंगी तो ये संभव नहीं है, मगर मैं राशि आपको जरूर समझाऊं, क्योंकि राशि समझते ही आपको और बहुत कुछ समझ आने लगेगा। बट मैं आपको फिर भी एक बात कहूंगी, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप टू कनेक्ट ऑल दिस। आपको ये सब कनेक्ट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, कि ताकि आप इसे जोड़ घटा पाए। ठीक है? यस उर्वशी जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही। अगेन देयर इज सम प्रॉब्लम विद माय। यस जय जी, जब तक आप अनम्यूट करें। नहीं हो रहा? आई टेक योर क्वेश्चंस। आप लोगों के क्वेश्चंस में लास्ट में लूं, चलेगा? ठीक है। या Ma'am, जी, ma'am, if there is nothing in a particular house, what does that mean? आई टेल यू, उसी पे आ रहे हैं। Oh, okay. ओके, सो आई टेक ऑल योर क्वेश्चंस एट द लास्ट। ठीक है, मैं आखिर में सब क्वेश्चंस लूंगी, मगर पहले राशि समझ लें। जिनके किसी घर में कुछ नहीं है, मेरे घर में, मेरे पहले घर में कुछ नहीं है, तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है मैं कुछ नहीं हूं। तो कहने का मतलब ये है, वहां एक नंबर है, वो नंबर राशि का है। आइए राशि की गणना समझते हैं। सबसे सुंदर, केतु इन दी फर्स्ट हाउस। उर्वशी जी, केतु इन दी फर्स्ट हाउस, यू आर अ वेरी स्पिरिचुअल एंड अ वेरी स्पिरिचुअल, मतलब आप जो है बहुत स्पिरिचुअल हो, ईश्वर से जुड़े हुए हो, इसीलिए शायद आप ऑकल्ट में हो मैम। ठीक है, ऐसे करके देखते हैं। आपके सामने एक चार्ट है, फटाफट मैं आपको बता रही हूँ, सुनते जाइए। 1 से लेकर 12 तक हमारी राशियां होती हैं। अब पहले घर में जिसका जो नंबर है वो उसकी लगन है। ठीक है? तो पहले घर में जिसका जो नंबर, अभी सिर्फ राशियों पे ध्यान दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ आपकी लगन क्या है। 1 नंबर, पहली राशि होती है मेष राशि। इसका स्वामी होता है मंगल। आपको ये राशियां याद नहीं करनी होती हैं, ये याद राशियां नेचुरली याद हो जाती हैं।
कभी मत पढ़िएगा याद वाद के चक्कर में। याद करना होता तो सोशल स्टडीज स्कूल में ही पढ़ लिए होते, वो ही नहीं पढ़ पाई, मैं तो नहीं पढ़ पाई एटलीस्ट। तो मैं तो बिल्कुल भी किसी को नहीं कहती लर्न करो। इसका तरीका बता रही हूँ आप क्या करना। ये चार्ट्स ना अपने टेबल पे लगा लेना। यू नीड 3-4 चार्ट्स, बस आपको 3 से 4 चार्ट चाहिए होते हैं। ये आप अपने टेबल पे लगा लेना, फिर नक्षत्रों के भी लगा लेना। तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, आप चार्ट देखते 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 कि आपको नेचुरली याद हो जाए। डोंट मेमोराइज देम, इतना प्रेशर देना ही नहीं है, खुद को इंजॉय करना है। और जब आप किसी भी चीज को इंजॉय करते हो ना, आपको आनंद आता है। आनंद आता है तो सीखने का मन करता है। प्रेशर लेते हैं तो सीखने से भाग जाते हैं। ठीक है ना। पहली राशि मेष राशि, इसका मालिक मंगल। दूसरी राशि वृषभ राशि, जिसका मालिक शुक्र। तीसरी राशि मिथुन राशि, जिसका मालिक बुध। अभी कौन था मिथुन राशि वाला जिससे मैं बात कर रही थी, जिसको मैंने बोला था कि आपके जो है फर्स्ट, हाँ गुरबीर जी थी, जिनके पहले घर में 3 नंबर लिखा था। अब समझ आया गुरबीर जी? आपकी लगन क्या है? मिथुन। मिथुन का मालिक कौन है? बुध। हर राशि का एक मालिक भी होता है। ठीक है। चौथी राशि कर्क राशि, कर्क राशि का मालिक चंद्रमा। पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि का मालिक सूर्य। छठी राशि कन्या राशि, इसका मालिक बुध। सातवीं राशि तुला राशि, इसका मालिक शुक्र। आठवीं राशि वृश्चिक राशि, जिसका मालिक मंगल। नवीं राशि धनु राशि, जिसका मालिक बृहस्पति। 10वीं राशि मकर राशि, जिसका मालिक शनि। 11वीं राशि कुंभ राशि, जिसका मालिक शनि। 12वीं राशि मीन राशि, जिसका मालिक बृहस्पति। ठीक है। यहां पर भी एक अंडरस्टैंडिंग है, ध्यान से देखिएगा। एक राजा और एक रानी के पास एक एक राशि है। राजा मतलब सूर्य, उसकी राशि सिंह, और रानी मतलब चंद्रमा, उसकी राशि कर्क। बाकी सब ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। और राहु और केतु की कोई राशि नहीं आती, दे आर शैडो प्लैनेट्स। क्लियर है ये? तो हमारे ये 9 ग्रह में से 7 ग्रहों के पास राशियां हैं, जिसमें सूर्य और चंद्रमा के पास एक एक राशि है, बाकी सब ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। तो अगर हम मंगल की बात करें, इनकी 2 राशियां कौन सी हैं? मेष और वृश्चिक। शुक्र की बात करें तो कौन कौन सी राशियां हैं? वृषभ और तुला। बुध की बात करें कौन कौन सी राशि है? मिथुन और कन्या। ठीक है। शनि की बात करें, 2 राशियां शनि के पास कौन कौन सी हैं? मकर और कुंभ। बृहस्पति की बात करें, 2 राशियां कौन सी हैं? धनु और मीन। धनु मतलब सैगिटेरियस और मीन मतलब पाइसेस। इंग्लिश में भी पढ़ ले। फर्स्ट इज एरीज, राइट? क्लियर है? फर्स्ट राशि हमारी कौन सी आ रही है? पहली राशि जो आती है वो एरीज है, दूसरी टॉरस है, तीसरी जेमिनाई है, चौथी कैंसर है, पांचवी लियो है, 6th इज वर्गो, 7th इज लिब्रा, 8th इज स्कॉर्पियन, 9th is Sagittarius, 10th is Capricorn, 11th is Aquarius, and 12th is Pisces. I hope that makes sense. And all these rashis basically have the lords. अब ध्यान दीजिए अपने अपने चार्ट। पहला घर में कौन सा नंबर है? चैट बॉक्स में फटाफट मुझे बताइएगा। आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन द चैट बॉक्स फॉर एवरीवन। सबका सब इसमें लिखते जाइए। पहले घर में, पहला घर पता था ना कौन सा है? पहला घर चेंज नहीं होता ना, पता है ना? पहले घर में कौन सा नंबर है? वेरी नाइस। कांट सी द चार्ट, यू शुड हैव द चार्ट। आपसे मैंने कहा अपना चार्ट रखिए अपने पास, है ना? आइए, अब मैं सबका नाम ले रही हूँ। नेहा जी के पहले घर में 5 नंबर राशि है। 5 नंबर राशि कौन सी है बताइए फटाफट। विच इज द 5th राशि? इट इज लियो। लियो है ना? तो नेहा जी की जो लगन है वो कौन सी है? लियो है। ठीक है नेहा जी। गुरबीर जी की जो राशि है 3 नंबर है, 3 नंबर कौन सी है? जेमिनाई। अपने चार्ट में देखिए, डोंट लुक एट मी, इधर लुक एट दी स्क्रीन। उस पे लिखा हुआ है 3 नंबर पे कौन सी राशि लिखी है? मिथुन जेमिनाई। ठीक बात है या नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है ना? तो गुरबीर जी के ऊपर की जो पर्सनालिटी पे और कौन सी राशि का असर है? मिथुन राशि का असर है। जयंती जी के 9 नंबर लिखा है। 9 नंबर कौन सी राशि है? आपके लिप सिंकिंग से भी मुझे पता चल जाता है, आपको पता है कौन सी राशि है? सैगिटेरियस। यस, धनु, एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड। देन मेघा जी का 6 नंबर, 6 नंबर मींस कन्या राशि। रिंकू जी 9 नंबर धनु। अजय जी 12 नंबर पाइसेस मीन। अंजू जी 9 नंबर धनु। अनुष्का जी 3 नंबर मिथुन। रेशमा जी 4 नंबर कर्क।
अब रेशमा जी के लिए भी एक प्रिडिक्शन कर देते हैं यहाँ पर। कर्क राशि चंद्रमा की राशि, ये भी बहुत इमोशनल है। यस, या सो सिंपल। अभी आपको एक एक प्रिडिक्शन इसी से मिल जाएगा। करें एक एक प्रिडिक्शन, सबका कर देते हैं। चलिए, नेहा जी सिंह राशि से जो है गवर्न होती है। इनका लगन सिंह है। सिंह क्या होता है? राजा, सूर्य। इनके अंदर सूर्य की पर्सनालिटी है, ये अपनी बात रखती है, इनके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटीज है। ठीक है। गुरबीर जी का मैं बता चुकी हूँ। मिथुन। जयंती लंगर जी, आपकी जो है 9 नंबर आपकी लगन है धनु। धनु लगन जो होता है वो बृहस्पति का लगन है। बहुत लॉयल होते हैं ऐसे लोग, हर किसी का मदद करने के लिए आगे बढ़ने का भाव रहता है इनके अंदर। ठीक है। मेघा जी, आपकी कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए ये कहा जाता है, ये भी बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, मगर और ये अपने शत्रुओं से कैसे विजय पानी है ये सब जानते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। ठीक है। देन आंटी, ये मैंने कर्क के लिए। संज्योति जी, आपका भी सेम है क्योंकि आपकी कर्क राशि है। यू ऑल्सो हैव सेम थिंग, यू आर ऑल्सो इमोशनल। पुरुषोत्तम यादव जी, आपकी 7 नंबर राशि तुला राशि है। आप हर चीज तोल मोल करके करते हैं और आप बहुत स्मार्ट हैं और आपको भी लग्जरीज बहुत पसंद है तोलना, क्योंकि तुला मीन्स तोल। इसका जो अगर आप आपको आगे ये दिखाएंगे कि जो साइन होता है उसी में आपको समझ आ जाता है। ठीक है। 8 नंबर वृश्चिक राशि, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं जयश्री जी। ठीक है। उतार चढ़ाव, मेजर मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आपकी लाइफ में आए हैं और उन्होंने आपको वो बनाया है जो आप हो। ठीक है। आप कहाँ हो, हालांकि मैं देख नहीं पा रही हूँ आपको। ठीक है। 9 नंबर मंजू वाधवा जी, धनु राशि। अभी मैंने बताया आपको, बहुत लोगों को ज्ञान देना, लोगों की मदद करने का भाव आपके अंदर रहता है। ठीक है। 11 नंबर नताशा जी, कुंभ राशि। कुंभ एक घड़ा है, आप जितना ज्ञान लेते हो लेते रहते हो, लेते रहते हो, जहां से मिले बटोर लेते हो। ठीक बात है नताशा जी? यार इमोजी भेज दो कुछ तो। आप लोग एक तो दिखते नहीं हो मुझे, ऊपर से मुझे पता नहीं चलता है आप कितना रेजोनेट कर रहे हो, तो मेरे को बताते रहा करो। ठीक है। सो अंशु जी, आपकी मकर राशि है। मकर राशि के भी लाइफ में जो है, क्योंकि ये शनि की राशि होती है, ये भी एक बहुत सिस्टमैटिक राशि होती है जहां पर व्यक्ति बहुत बैलेंस्ड होता है, स्ट्रिक्ट होता है, अपने जीवन को बहुत अच्छे से मैनेज करके चलता है। ठीक है। देन लियो मैंने आपको बता ही दिया, जेमिनाई बता दिया, सैगिटेरियस हो गया, वर्गो हो गया। वेरी नाइस। और वर्गो वालों की एक खासियत और बताते हैं, हर चीज बड़ी परफेक्शन से चाहिए होती है। ठीक है। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। क्लियर हुआ ये? क्लियर है? यस। नेक्स्ट जो हमें समझना है ये है आपकी लगन। अब आती है आपकी चंद्र राशि। चंद्रमा क्या है? मन। मन की स्थिति चंद्र राशि से पता चलती है। जहां चंद्रमा लिखा है ना, वहां कौन सा नंबर है वो भी मैटर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हमारी चंद्र राशि। अब चंद्रमा कहाँ लिखा है, वहां क्या नंबर है, ये भी बताइए। पहले देखिए अपनी कुंडली में कि चंद्रमा कहाँ है। जैसे प्रज्ञा जी ने बताया, मेष राशि में पहले भाव में चंद्र राहु है, तो इनका चंद्रमा मेष में है, तो इसका मतलब इनकी राशि, चंद्र राशि मेष राशि है। ठीक है। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस नहीं, नंबर ऑफ राशि, कौन सी राशि में है, कौन से नंबर में है, मतलब हाउस नहीं बताना है, उसमें जो नंबर लिखा है वो बताना है। 7 थर्ड, 11 8 8 9 12 थर्ड, 7 थर्ड, 11 9th। अब आप समझ जाइए। जैसे दीपिका जी आपकी मिथुन राशि है, कौन सी? चंद्र राशि। अनुष्का जी आपकी कर्क राशि है। ठीक है। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं कितने लोगों को ये समझ आया। मैं थोड़ी देर के लिए अब पहले आप लोगों से बात करती हूँ, फिर मैं आई आस्क यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट? समझ आया? ठीक है। और कितने लोगों को मजा आया पढ़ के, ये समझ आया कि ये लगा कि इजी है और इंटरेस्ट भी आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ना ओवरलोड नहीं करूंगी, एक साथ ओवरलोड करूंगी ना, अब आप कहोगे मैं चार्ट्स देखते हैं। ठीक है। आई होप दैट मेक सेंस। वी कीप लुकिंग एट द चार्ट विद, हम हर चीज के साथ अपने चार्ट को लगाने का प्रयास करते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर लर्निंग प्रिडिक्टिव। प्रिडिक्टिव सीखने का मजा ही तब है जब आप उसे लगा पाए, वरना कोई फायदा नहीं है। ठीक है। वरना फिर आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ना तो है ही आपको। आपको मैं एक चीज और बता देती हूँ, पढ़ना इसलिए है क्योंकि, इसको समझिएगा, पाराशरी ज्योतिष, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट में जो आ जाता है वो पूरी जिंदगी पढ़ता है। सुना है ये कभी? पूरी लाइफ पढ़ते हैं हम, पूरी लाइफ, टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ आवर लाइफ वी कीप लर्निंग एंड स्टडी।
तो पढ़ना तो हमारी ब्लड में होना चाहिए। अब कितने लोगों को मजा आया ये बताइए, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप इसे पूरी तरीके से कैसे सीख सकते हैं। और फिर जितने लोगों को इंटरेस्ट है आइए मेरे साथ और सीखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी। बहुत समय के बाद मैं वापस सितंबर के बाद अपनी सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ, एंड बिलीव मी आई एम सो 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 सुपर एक्साइटेड। चाहे इन सेशंस के साथ एक इतना इतना सुंदर बॉन्डिंग रहता है, उसका रीजन है कि शायद यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, तो मुझे तो इसको आज भी पढ़ते हैं और आगे भी पढ़ते रहना है। सो इट गोज लाइक दैट। सो पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग जो हैं, जितने भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, मैं आई वांट टू टेल यू दिस कि हम लोग वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो सेशन स्टार्ट करेंगे, आई डोंट थिंक, क्योंकि हमें इसे